बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। और आज चूँकि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और फॉग भी बढ़ चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, बल्कि पंजाब के मैदानी इलाकों में, लाहौर में आज तो सुबह खासी धुंध थी, तो एहतियात कीजिए, यही इसका हल है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा था अबूजर जैसे सर्दी जो है वो ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि कल दिन के औकात में अच्छी खासी करारी धूप निकली थी, लेकिन फिर ये हुआ कि रात में ठंडी हवा चलना शुरू हो गई, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और अब धुंध भी है और मुख्तलिफ जगहों से मोटरवेज को भी बंद किया गया है। और साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर का आपने जिक्र किया, तो वो बहुत ज़रूरी है, चूँकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत मजबूरी है तो फिर आपने अपनी स्पीड कंट्रोल रखनी है, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना है और इसके साथ साथ प्लीज़ 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 कोशिश करें कि ओवरटेक ना करें ज़्यादा लोगों को, क्योंकि एक्सीडेंट्स और हादसा जो है उनकी फिर ये ओवरटेक वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट वीक जब मैंने देखा कि मोटरवे पर मैं सफ़र कर रहा था तो लोगों की स्पीड जो है वो धुंध में भी कंट्रोल नहीं होती है। मतलब मैं हैरान हूँ कि शायद उनको कोई खास फिल्टर लगे हुए हैं आंखों में, जितनी तेज गाड़ी चला रहे हैं। और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो यूं ही होता है, 15-20 गाड़ियां आपस में इसलिए टकराती हैं क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो फॉग में उतनी नहीं होनी चाहिए जो रूटीन में होती है। तो इसलिए ये ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ मैदानी इलाकों में भी आप देखें कि वहाँ पर भी अगर धुंध है तो वहाँ पर भी एहतियात से गाड़ी चलाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एहतियात का जिक्र किया आपने, तो एहतियात कोरोना वायरस से बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कुछ नई रिसर्चेज आ रही हैं उसमें कि अगर आप एक दफ़ा कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं तो ईजी नहीं होना, आप दोबारा भी हो सकते हैं। और ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन वैक्सीन से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ होगा। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्ताफ़ी होने का खुला पैगाम। वज़ीर आज़म का वज़रा पर इजहार बरहमी, बोले 2 साल गुजरने के बावजूद इदारों में इस्लाहात नहीं आ सकी। इमरान खान को मुस्ताफ़ी होना ही पड़ेगा, मौलाना फजल रहमान अपने मौके पर कायम, कहते हैं ये धांधली ज़दा हुकूमत है। PDM के अब तक जलसे तारीखी हुए, आज लड़ाई में भी बड़ा इज्तिमा होगा। मुस्तफ़ा कमाल का 17 जनवरी को कराची में रैली निकालने का ऐलान, कहा जाली और गलत मरदमशुमारी को वफाकी हुकूमत ने तस्लीम किया। बोले जिस 18वीं तरमीम का मेरे शहर, गांव और कस्बे को फ़ायदा न हो उस पर लानत भेजता हूँ। लाहौर को गंदगी के ढेर से निजात न मिल सकी, शाहराहें, चौराहे, गलियां कूड़ादान बन गईं। उस्मान बुज़दार का लाहौर में गंदगी का नोटिस, फौरी कूड़ा उठाने का हुक्म। कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटों में मुख्तलिफ अफराद मुतासर, 55 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से सेहतयाब होने वालों में इन्फेक्शन की इलामात, चीन में 1700 मरीजों का तिबी मुआयना, 76% अफराद में वायरस की इलामात पाई गई। 23% मरीज नफसियाती पेचीदगी, इज़्तिराब, डिप्रेशन का शिकार, ज़्यादातर अफराद के फेफड़े मुतासर। और जवाद अहमद का किसानों के हकूक़ के लिए गाया गया गाना किसाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भारतीय किसानों की तहरीक का हिस्सा बन गया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। और कल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत हुई हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रहीं, PDM के प्लेटफॉर्म से कुछ बयानात आते रहे। मैं डिफरेंट पॉलिटिकल शोज़ भी देख रही थी अबूजर, और उसमें भी मुख्तलिफ पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो हैं वो अपना अपना बयानिया जो है वो सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। तो कल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई, किस पॉलिटिकल लीडर ने कहाँ पर क्या कहा, आपको दिखाते हैं। तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हुई अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा जो एक अहम कल डेवलपमेंट हुई वो थी वफाकी काबीना के इजलास में, जिसमें मुल्की सियासी और मुआशी सूरत पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। लेकिन इसमें अहम जो बात नजर आई, कल वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऑनरशिप लेना पड़ेगी हुकूमती फैसलों से, और अगर मुखालिफत ही करनी है तो घर जाएं, और अगर नहीं मुस्ताफ़ी हुए तो मैं फिर अपना फैसला खुद कर लूँगा। साथ ही साथ वो इस्लाहात ना लाने पर, इदारे दुरुस्त ना करने पर, रिफॉर्म ना लाने पर काफ़ी नाराज़ हुए। करप्शन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है वो मुझे पेश की जाए, और 200 अरब की ये करप्शन का इल्ज़ाम है जिसके हवाले से उन्होंने कल ये बात की। और फिर इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब को एक नया टास्क दिया गया है जी, AGP में नया डिजिटल सिस्टम लाने का ये टास्क है जो उन्हें सौंपा गया है। तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच सर। बुखारी साहब, ये जो कल मीटिंग हुई जिसमें पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर
कहा कि मुस्ताफ़ी हो जाएं वज़रा, तर्जुमान ना रहें अगर वो पार्टी के डिसीजंस को ऑनरशिप नहीं लेते। ऑल्दो बाद में आकर बहुत सी क्लैरिफिकेशंस आती हैं कि ऐसा तो मीटिंग में हुआ ही नहीं, ये तो गलत खबर चलाई जा रही है। बट फिर खुद ही कुछ लोग आकर बोल भी पड़ते हैं कि ऐसा हुआ था और उसने ये कहा और उसने ये कहा। क्या कहेंगे आप इस पूरी कैबिनेट मीटिंग को? पहली बात तो यह है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कल नई हुकूमत की पहली कैबिनेट मीटिंग थी और उसमें वज़रा को ये बताया गया कि कैसे बिहेव करना है आपने, क्या काम करना है आपने, किस तरह आपने पॉलिसी की ओनरशिप लेनी है। 2.5 साल के बाद अगर मीटिंग में ये कुछ हो रहा था तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से इस बात का इकरार है कि वज़रा ने कोई काम करके नहीं दिया है और उनकी सारी वजारतों में हालात शदीद अबतर है। चंद का हवाला भी दिया गया जी, भी है इस्लाहात के हवाले से, फिर एडिटर जनरल के हवाले से भी वहाँ पर रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो ये कैबिनेट मीटिंग जो है ये मेरे ख्याल है एक तरह से डिजास्टर्स थी, इसलिए कि अगर इमरान खान साहब भी ये वज़रा को कह रहे हैं कि आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, तो क्या ये इस बात का इकरार नहीं है कि वज़रा जो है हुकूमती पॉलिसी या पार्टी की पॉलिसी जो है उसकी ओनरशिप भी नहीं ले रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं इसे और भी तरीके से अहम समझता हूँ कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे जो तासुर अखज़ किया गया है कि अब हुकूमत इज ऑन इट्स ओन, और वो जो छतरी थी फौज की वो जरा थोड़ी सी हट गई है और अब ये धूप जो है उनको जो प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर वो सेकनी पड़ेगी उन्हें। तो मैं दोनों एतबार से जब इसका जायजा लेता हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे काबीना की कारकर्दगी जो है वो बहुत ही बुरी है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब इतने बरम हुए। बिल्कुल सही। बुखारी साहब, आपने कहा कि काबीना की कारकर्दगी बुरी है और ये कल काबीना में भी देखा गया कि 2 साल गुजरने के बावजूद ये इतराफ़ किया गया कहीं पर इस्लाहात नहीं आ सकी जो कि सोचा गया था, चाहे वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, गवर्नेंस का निज़ाम है या दीगर इदारे हैं। आखिर आपको वजह क्या लगती है कि रिफॉर्म्स जो हैं उनकी ऐसे तो लग रहा था कोशिश की गई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकी? काम कोई और कर रहा था, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो बजट पास करना हो, ये सारे काम कोई और करवा देता था, इसलिए उन्हें काम करने की आदत ही नहीं थी। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद भी ये इदराक हुआ है अब काम करना पड़ेगा और यही वजह है कि उन्होंने छड़ी संभाल ली है और अब वज़रा की शामत आने वाली है। मेरे ख्याल से बहुत जल्द हम देखेंगे कि रीशफलिंग होने वाली है। काबीना में नए चेहरे भी कुछ आएंगे, कुछ पुराने चेहरे जो उनकी छुट्टी होगी, पंजाब में भी इसी तरह होगा। तो ये अब जरा आफत पड़ी है जो तो मेरे ख्याल से उसी की ये सारे लिए हैं, सारे इशारे उसी तरफ जाते हैं कि अब तो भाई साहब काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन बुखारी साहब, आपने कहा कि कुछ नए चेहरे आएंगे, तब्दीली आएगी काबीना में, ये कोई नई बात तो नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने जो तब्दीली का दावा किया था ऑन अ वेरी लाइटर नोट, वो शायद यही तब्दीली थी कि बार बार काबीना में चेहरे चेंज होंगे, एक वजारत एक शख्स से उठाकर दूसरी को दे दी जाएगी और उसको कोई और वजारत दे दी जाएगी। ये तो 2.5 साल से हो रहा है। आप जो जिक्र कर रहे हैं कि काम करना पड़ेगा, कल जब हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम में भी, इमरान खान साहब ने कहा 20 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, इतने में मुल्क नहीं चलता। तो बात तो वो भी हो रही है कि टैक्सेस कलेक्शन नहीं है या पैसे खजाने में नहीं है, वही जो 2 साल पहले बात थी। देखिए, ये जो बाहर से सूटकेस लेके आने वाले लोगों को अगर आप अहम वजारतें देंगे जो ना इलेक्टेड है, ना उनका ग्रास रूट लेवल के ऊपर आवाम से कोई कनेक्ट है, और जो IMF की पॉलिसीज के रखवाले हैं, तो वो टैक्स नेट आपका नहीं बढ़ेगा। वो तो सिर्फ IMF का पर्पस सर्व करने के लिए तशरीफ लाए हैं। और यही है कि जितने बड़े बड़े दावे किए गए थे, हम टैक्स नेट में ये कर देंगे, हम इनकलाब ले आएंगे और लोग टैक्स जो है वो लाइनें लगा के दिया करेंगे, जबरदस्ती कहेंगे कि टैक्स लो हमसे। ये सारे वो ख्वाब हैं जो कंटेनर से शुरू हुए और काबीना और हुकूमत बनाने के इब्तिदा में इमरान खान साहब ने किए थे, लेकिन एक के बाद दूसरा दावा जो है वो वापस मुंह पे आ रहा है। ये पहला इकरार नहीं है, इससे पहले भी बार बार वो इकरार कर चुके हैं कि जो वादा हमने किया था उसके ऊपर एक यू टर्न आना जो है ये हमारा आईनी हक है। हम ये करते रहेंगे कि वादे करेंगे, पूरे नहीं करेंगे। अब आम रुलती है तो रुले। उन्होंने तो ये कहा था गरीब आदमी का लिए इनकलाब आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, नया पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन गरीब आदमी की तो चीखें निकलने के साथ तो गला भी बैठ गया चीख चीख के उनका। सही, बिल्कुल। बुखारी साहब, आपने जिस तरह कहा कि गरीब आदमी की चीखें निकल रही हैं और लोग बड़े परेशान हैं, इसी सिचुएशन को देखते हुए PDM ने जो तहरीक शुरू की थी और वो भी अपने मोमेंटम पकड़ चुकी है और एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ रही है। ये बताइएगा, कल मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर कहा कि इस्तीफ़ा होगा तभी हल है इस मामले का, वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दें,
लेकिन जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इस्तीफे वाली बात तो कुछ खास नज़र नहीं आ रही है। ये या तो फिर विद इन द पार्लियामेंट अगर तब्दीली आ जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, वो पॉसिबल नज़र आ रहा है, या फिर कोई और बड़ा स्टेप ऐसा लिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या ऑप्शन मजीद सामने आ सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तासुर देना हुकूमत का और उसके तर्जुमानों का कि पीडीएम की जो मूवमेंट है उससे उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है, ये बिल्कुल लायानी, बेमानी और बेतुकी बात है। प्रेशर है और ये वही प्रेशर है जिसकी वजह से मैंने पहले इब्तिदा में कहा कि वो जो छतरी थी वो हमें जरा सिसकती हुई नजर आ रही है। तो प्रेशर तो मौजूद है, जिस तरह के जलसे हुए हैं, जिस तरह की ये रैली छोटे छोटे शहरों में हो रही हैं, इसमें जो आने वाले लोगों की तादाद जो है, ये सब प्रेशर बिल्ड होता है। कोई जितना मर्जी डिनाई कर ले इसको, द प्रेशर इज देयर। और अब दो ही रास्ते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी अक्सर किसी जादू की छड़ी से तो ठीक होने वाली नहीं है, इसलिए कि आपने 2 साल कहा, मैं उसको अब 3 साल कहने वाला हूँ, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन हुए थे, आपके सामने है, तीसरा साल मुकम्मल होने को है। 3 साल में जिस वजीर आजम को छड़ी पकड़ के अपने वज़रा को पार्टी की पॉलिसियों की ओनरशिप लेने की हिदायत करनी पड़ जाए, तो आपको समझ आ जाती है बहुत अच्छी तरह से कि कितना काम हुआ है। और अगर हुकूमत नाअहल भी हो, हुकूमत बेअमली का शिकार भी हो और उसके पीछे सर से छतरी भी खिसक जाए, तो फिर ये जो जिस तरह की मूवमेंट पीडीएम है, इसके कोई ना कोई मंतकी नताइज निकलते हैं। मेरे ख्याल से वो चेंज विद इन हाउस वाला वक्त तो गया गुजर, वो तो अब टाइम नहीं है। अब तो होगा तो धड़न तख्ता ही होगा। अब देखना ये है कि पीडीएम की जो जमातें हैं, खासतौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो किस हद तक मौलाना का साथ देती हैं, किस हद तक जाती हैं। इस्तीफों के दावे किए हुए उन्होंने। अगर ये सब कुछ होता है, लॉन्ग मार्च भी होता है, तो मुसीबत इमरान खान साहब के मुंह चढ़ाने के लिए तैयार खड़ी है। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुसीबत मुंह चढ़ाने को खड़ी है। बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि विद इन हाउस चेंज जो है, वक्त गुजर गया है, अब होगा तो लॉन्ग मार्च ही होगा, और उसके बाद क्या सिचुएशन होगी ये तो आने वाला वक्त। बिल्कुल, और हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 बड़े अहम महीने होते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अहम मामला मरदमशुमारी का किसी भी मुल्क या शहर में हर किस्म की मनसूबाबंदी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि हम इसे काबिल तवज्जो नहीं समझते और कई साल गुजरने के बावजूद भी मरदमशुमारी नहीं कराते, और जब कराते हैं तो उसी को मतनाज़ी भी बना देते हैं। दुनिया भर में माहिरीन शहरी मनसूबाबंदी अपने शहरों की समाजी, मुआशी और आबादी सूरत हाल को समझने के लिए मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इन्हीं के बेस के ऊपर मुख्तलिफ प्लानिंग्स की जाती हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं कि इस एरिया की आबादी इतनी है, इसके वसाइल इतने होने चाहिए, और फिर इन्हीं आदाद-ओ-शुमार के मयार और आम गलतियों का जायजा लेना भी एक बुनियादी ज़रूरत बन जाता है, क्योंकि इन्हीं के बेस के ऊपर तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो उनमें निस्बतन चूंकि आबादी ज़्यादा होती है, लोगों की गिनती कम अगर होगी तो उनकी फैसिलिटीज़ जो उस एरिया में उनको प्रोवाइड की जाएंगी वो कम हो जाएगी। अब मरदमशुमारी शहरों के मुस्तकबिल का तयन करती है, और ये बात हर आम और ख़ास पे वाज़े हो जानी चाहिए। बिल्कुल, उसकी वजह यही है कि मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही तालीम, सेहत की देखभाल, रिहाइश, दीगर समाजी प्रोग्रामों के लिए बजट मुख्तस किए जाते हैं, और फिर मुस्तकबिल के मनसूबे अहदाफ का तयन भी किया जाता है। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। इसके साथ साथ अगर हम देखें मरदमशुमारी के बाद शहर के नुमाइंदों और फिर मुख्तलिफ नशिस्तों की तादाद भी बदल सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो पाकिस्तान में जितना बड़ा शहर होगा, सूबा होगा, उसके बजट भी उसी हिसाब से तयन किया जाएगा। उसके साथ फिर उसकी सीट्स उसकी नहीं होंगी, उसकी जो बजट है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है। NFC अवार्ड जो है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है, जो आपके वफाक सूबों में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो भी इसी बुनियाद पर किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मामला है। फिर कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके हवाले से अगर तहफ़्फ़ुज़ात हों कराची के शहर वालों को, तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाती है। और अभी रिसेंटली जो सेंसस कराया गया कराची में, उस पर अग्री नहीं किया वहाँ की मौजूदा लोकल जमातों ने, वहाँ पर मौजूद जो लोग लीड कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं लोगों की, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आदाद-ओ-शुमार का घपला किया गया है। अब ऐसे में पाक सरजमीन पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो उनके चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कल कहा कि हम 17 जनवरी को एक रैली निकालेंगे, कराची के मसाइल और ख़ास तौर पर मरदमशुमारी के अंदर जो घपले किए गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। करीबन मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना था करीबन 70 लाख
लाख लोगों की काउंटिंग ही नहीं की गई, जो विफाक ने एक्सेप्ट नहीं किया। दैट मीन्स कि कराची की जो एक्चुअल आबादी है, जो अभी रिसेंट मरदमशुमारी हुई, उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो नंबर एक्यूरेट नहीं है, जिसके बेसिस पर हल्का बंदियां जो हैं वो ठीक नहीं होंगी, लोगों की सिलेक्शन ठीक नहीं होगी, और फिर लोग जो इलेक्ट होकर आएंगे वो सही लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इट्स अ प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स एंड रिफॉर्म्स जो भी करनी है आवाम की इस्लाहात के लिए, फलाह बहबूद के लिए, वो सब कुछ इसके अंदर है। बिल्कुल। अब ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मामला है और कराची के शहर वालों के लिए, कराची की जो कंसर्न पार्टीज हैं उनके लिए भी। उसके साथ साथ मुस्तफा कमाल साहब ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम भरपूर एहतजाज भी करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम से अगर हमारे शहर, गाँव और शहर को, गली को फ़ायदा नहीं तो फिर मैं इस पर लानत भेजता हूँ। मतलब इस कदर वो तनकीद भी कर रहे थे, अब भरपूर वो एहतजाज भी करने जा रहे हैं। आखिर ये मामला चूँकि 3 साल अब हो चुके हैं मरदमशुमारी को, लेकिन अब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं हुआ है। वैसे भी आप देखिए कराची की जितने इश्यूज आते हैं, वो चाहे मईशत के हों, वो पीने का साफ पानी ना वहाँ पर अवेलेबल होना, वहाँ पर बिजली के जो मसाइल हैं, वहाँ गैस के जो मसाइल हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान का एक मुआशी हब है कराची, वहाँ से तमाम चीज़ें शुरू होती हैं। मैक्सिमम टैक्स देने वाले ताजिर जो हैं वो कराची से ताल्लुक रखते हैं, और अगर उन्हीं के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में इतना डिले आ जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि वो प्लान अनाउंस तो हुआ, एकदम कराची वाले खुश हो गए, लेकिन फिर प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ, तो वो मोराल, वो एक अलग मामला है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का कराची वालों को रिलीफ कब मिलेगा, अभी तमाम मामला है। खासकर ये जो अब तहरीक निकाली जा रही है PSP की जानिब से, 17 जनवरी की डेट भी दी गई है कि मरदमशुमारी के हवाले से खास जो इस वक्त फोकस कर रहे हैं वो शबीर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन हैं पाक सरजमीन पार्टी के। उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर कायम खानी साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। ये तमाम मामला मरदमशुमारी से शुरू हुआ और अब तहरीक तक जा रहा है, जो आपकी पार्टी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि रैली निकाली जाएगी। ये मामला अभी तक सेटल डाउन क्यों नहीं हो सका है? 3 साल होने को हैं और अब तक मरदमशुमारी पर ही तमाम पार्टीज कन्विंस नहीं हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सेंसस के हवाले से आप लोगों ने खुद बड़ी एक डिटेल गुफ्तगू कर ली है, तो ये बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। कराची की जो सेंसस हैं, ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक 2013 यानी 2013 की जो सेंसस हुई थी, उसमें कराची की आबादी को 2 करोड़ तकरीबन 14 लाख जाहिर किया गया। अब उसको कम करके 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख जाहिर किया जा रहा है। 1 करोड़ 60 लाख जाहिर किया जा रहा है। तो ये कराची के शहरों के साथ नाइंसाफ़ी, हक तलफी, क्योंकि आपने खुद ने फरमाया कि इस आबादी के तनासुब से शहरियों की सहूलत का तयन किया जाता है। तो यकीनन जब आबादी को कम गिना जाएगा तो फिर कराची, जो कि एक दुनिया का 5वां छठा बड़ा शहर है, और एक कराची पूरे पाकिस्तान का एक मुआशी हब है, शहरग है, और पूरे मुल्क से लोग कराची में लोग रोजगार के सिलसिले में आते हैं, तो तेज़ी के साथ माइग्रेशन रूरल एरिया से अर्बन यानी कि कराची की तरफ बहुत तेज़ी के साथ माइग्रेशन हुई, लोग आकर सेटल हुए। अब देखें, अब ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि नादरा खुद कह रहा है, नादरा के एक शनाख्ती का आप रिकॉर्ड देख लें, शनाख्ती रिकॉर्ड के मुताबिक तो 2.25 करोड़ तो तकरीबन शनाख्ती कार्ड उन्होंने जारी किए हैं। तो जब 2.25 करोड़ शनाख्ती कार्ड जारी हो और आप 1 करोड़ 60 लाख बता रहे हैं, तो यकीनन ये तो ज्यादती है ना, ये नाइंसाफ़ी है। इसके लिए पाक सरजमीन पार्टी ने मुख्तलिफ औकात में एहतजाज भी किया है, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अपने अखबारी बयानात के जरिए, मीडिया टॉक के जरिए हम हुक्मरान बाला तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। मुल्क के जो करता रहता है उनके साथ, उनके पास ये हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा कराची के लोगों को सही गिन लिया जाए, ताकि कराची आज जो बदहाली का शिकार, आप देखें कि कराची में क्या सूरत हाल है। कराची के अफसोस होता है कि जो कराची 75% रेवेन्यू टैक्स देकर ये इससे मुल्क का पहिया चला रहा है, और उसके बाद फिर 90% टैक्स देके इस सूबा सिंध का जो दारुल खिलाफा कराची, इसके टैक्स की वजह से पूरा सिंध का निज़ाम चल रहा है। तो फिर कराची के शहरों को, ये कराची का राइट है, क्योंकि कराची में कोई मखसूस तबके के लोग नहीं, कोई मखसूस बिरादरी के लोग या मखसूस कौमियत के लोग नहीं रहते, बल्कि कराची, मैंने कहा ना कि मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पे गिलगित बिल्तिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, कराची, पाकिस्तान के चारों सूबों, सब जगह से लोग आकर यहाँ पर आबाद हो रहे हैं तेजी के साथ रोजगार के सिलसिले में, और जो उनका राइट है। लेकिन फिर जो लोग यहाँ पर आके सेटल हो गए हैं, वो यहाँ कर आकर उन्होंने शनाख्ती कार्ड बना लिए हैं, यहाँ कर कराची के उन्होंने डोमिसाइल बना लिए हैं, यही उनका रहना जीना है, तो फिर उनको क्यों नहीं गिना जाता? क्यों गिना नहीं जाता? हमारी भी यही दरख्वास्त है जी
कायम खानी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा उठाया भी जा रहा है पीएसपी के प्लेटफॉर्म से भी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो कराची की और ख़ासतौर पर सिंध की बाकी पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी ये इशू रेज किया जा रहा है। तो इशू तो कंबाइन हो गया, वो चाहे MKM हो, पीपल्स पार्टी हो या PSP हो, तो फिर क्या कंबाइन इसके ऊपर कुछ एक्शन या कंबाइन कुछ सोचा जा रहा है कि प्रोटेस्ट किया जाएगा ताकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली इस इशू पर आकर आप लोगों से बात करे? देखो, अनफॉर्चुनेट आपने जिक्र किया पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी के जो CM वज़ीर-ए-आला ने खुद उस पर दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए हैं, सेंसस के दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए हैं, यानी उनको एग्री किया। असल में क्या है कि जो कराची के रूरल आबादी के जो है ना उनको तो सही गिना गया है, असल ये ज्यादती हुई है कराची की जो अर्बन जो सारी सिंध के जो अर्बन शहर है, अर्बन एरियाज है, कराची है, सक्कर है, हैदराबाद है, मीरपुर खासी है, उनके साथ ज्यादती हुई है। तो अगर ये पीपल्स पार्टी कैसे बात कर रही है, पीपल्स पार्टी वालों ने तो खुद साइन किए हैं। और रही सवाल MKM का, MKM तो इस वक्त कैबिनेट में बैठी हैं, उनके वजीर साहब ने, मौसूफ ने तो एक एतराजी नोट मीडिया पे आकर तो वो एतराज कर देते हैं ना, वैसे तो इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी मीडिया पे आकर एतराज करते हैं कि हम विफाक की ये मर्दमशुमारी नहीं मानेंगे। जी क्या कहा आपने? मैंने कहा मीडिया पर तो दोनों पार्टीज की तरफ से आकर विफाकी हुकूमत से कहा जाता है, तहफुजात का इजहार भी किया जाता है कि इसको रिस्केड्यूल किया जाए, दोबारा किया जाए। आ जाए ना हुकूमत, अगर आप MKM की बात कर रही हैं, अगर MKM हुकूमत की इत्तेहादी है, अगर उनको इतराज है तो फिर हुकूमत उसी वक्त जब ये फेडरल कैबिनेट में इसको अप्रूव किया गया था, मंजूर किया गया था, तो उस वक्त रिजाइन करके बाहर आ जाते आप बात भी कर रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं इख्तियार के, और आप बात भी कर रहे हैं, दोगली पॉलिसी आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम प्रैक्टिकली जदोजहद कर रहे हैं कराची के शहरियों के लिए, ख्वाह वो कोई जबान बोलते हो, किसी मसलक और किसी मजहब से ताल्लुक हो उनका, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जो कराची के रहायशी हैं, हम उनके लिए जदोजहद कर रहे हैं और प्रैक्टिकली अमली जदोजहद कर रहे हैं। हमने रैली का, एहतजाज का हमने ऐलान किया है, पहले हमने 10 जनवरी का ऐलान किया था संडे को, लेकिन आपको पता है कि जो सान्या हुआ था जिसमें 11 मासूम बेगुनाह लोग मारे गए थे, तो वो फिर धरने की वजह से फिर हमने इसको एक हफ्ते हमने बढ़ा दिया। तो इंशाल्लाह ताला इस इतवार को 17 जनवरी को ठीक है आप रैली निकालेंगे, ठीक है, रैली निकालना आपका राइट है और ये मामला भी उठाना आपका राइट है, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी 2017 में ये मर्दमशुमारी की गई, उसके बाद 18 में इसको मंजूर भी किया गया, अब इसको 3 साल हो चुके हैं। आप बताइएगा इसमें अभी तक कोई डेवलपमेंट आपने देखी है, कोई इस बारे में बात कोई सीरियस नजर आती है कि एटलीस्ट इस बारे में बात हो जाए? क्योंकि अभी तो ऐसे लगता है कि आइंदा 5 साल में हमें मर्दमशुमारी दोबारा से शेड्यूल होती नजर नहीं आ रही। पहले 20 साल लगे थे, अब दोबारा से कैसे आप समझ सकते हैं कि दोबारा से मर्दमशुमारी हो जाए? देखिए जी, ये मर्दमशुमारी पे मुतनाज़ा मर्दमशुमारी ने इस पे एतराज़ बकौल आपकी, चलो मान लेते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे एतराज़ कर रही हैं, PSP तो खैर कर ही रही है, तो फिर ये बात ये उनके कानों पे ये क्यों रेंगती है कि मतलब ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं, फिर ये मर्दमशुमारी क्यों नहीं सही तरीके से करवा रहे हैं? तो कौन करेगा? हमने तो अब आप देखेंगे इस मुल्क के सिटिंग जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कह रहे हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ है। खुद जो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, फिर आप 1 करोड़ 60 लाख बता रहे हैं। जब 1 करोड़ 60 लाख बता रहे हैं तो फिर आप यकीन इसकी मिसाल में ऐसे दूंगा, एक घर के अंदर अगर 10 अफराद हैं या 12 अफराद हैं और आप उनको खाना 6 अफराद का दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर बदनज़मी होगी, जाहिर है जब बदनज़मी होगी तो फिर आपको पता है क्या सूरत हाल होती है, वो घर फिर खराब होता है। तो यही सूरत हाल कराची की है कि कराची में आज देखें आप सीवरेज का मसला है, पीने का साफ पानी का मसला है, यहाँ पे एजुकेशन के मसाइल हैं, यहाँ पर हेल्थ के मसाइल हैं, यहाँ पे दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट वस्ट यहाँ पर एक सिस्टम है कराची का। आपसे 40 साल पहले देखें कि कराची, 35 साल पहले देखें कि कराची में तमाम सहूलतें थी यहाँ पर, लेकिन आज दिन ब दिन बजाय सूरत बेहतरी होने की कराची की क्या सूरत हो गई? तो PSP तो कराची के शहरियों के लिए जदोजहद कर रही है, हम आवाज उठा रहे हैं, हमारी बात कोई नाजायज थोड़ी है। और हमने सुप्रीम कोर्ट को, सैयद मुस्तफा कमाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है, एक लेटर लिखा जो उनको रिसीव भी हो गया, उनसे भी यही अपील की है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही अपील की कि खुदारा कराची के लोगों को सही गिन लिया जाए और जो आबादी है उसके तनासुब से कराची को वसाइल प्रोवाइड कर दिए जाए। आपको पता है कि NFC का अवार्ड, फिर NFC के बाद फिर PFC, अब 18वीं तरमीम की आपने बात की। अब देखो 18वीं तरमीम के तो हम भी हामी थे और हम हामी हैं, लेकिन 18वीं तरमीम से इख्तियारात नीचे जाने चाहिए ना। अब CM साहब खुद वो नाक बनकर बैठ गए हैं, अब वो इख्तियारात नीचे देते ही नहीं है, वो इख्तियारात नीचे डिस्ट्रिक्ट को नहीं दे रहे हैं, वो खुद सारे पैसे जहाँ मर्जी आती है खर्च करते हैं पॉलिटिकल उस पर सियासी बुनियाद के ऊपर। तो ये ज्यादती नहीं है। 18वीं तरमीम का मकसद यही था कि आप इख्तियारात को तकसीम करें, मुसावी तकसीम हो, लेकिन मुसावी तकसीम नहीं होते। इसलिए मुस्तफा कमाल ने कहा कि मैं लानत देता हूँ इस सिस्टम पर। अगर ये सिस्टम सही हो, इस पर इंप्लीमेंट हो तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है।
लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता ना, वो सियासत की नजर हो जाता है। और आप ये समझते हैं कि कराची को वाकई में सियासत की नजर किया जा रहा है, वो चाहे वसाइल की फराहमी के हवाले से हो, वो मरदमशुमारी के हवाले से हो। जाते जाते सर सिर्फ ये कह दीजिएगा कि कराची के इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अनाउंस किया गया, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता अब काम हो रहा है, कमेटीज भी बन रही हैं, कुछ उसके ऊपर डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान काफी होगा कराची के मसाइल के हल के लिए? देखिए जी, मैं तो इसे इस 2021 शुरू हुआ है, मैं तो इसका इस साल का बड़ा एक लतीफ़ा इसको मैं करार दूंगा, इसलिए कि वज़ीर आज़म साहब मुतादिद बार कराची आए हैं, लेकिन कराची आने के बाद वो पैकेज का तो ऐलान करते हैं ज़रूर। पहले उन्होंने 163 अरब रुपए का ऐलान किया, एक टका एक पेनी सिंगल पेनी नहीं दी कराची को, उसके बाद अभी आके 1100 अरब रुपए का ऐलान कर गए। लेकिन कराची का हाल, अगर ये पैसे मिलते, आज आपको पता है कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत इसने अपने 2.5 साल यानी कि हुकूमत जो टर्नओवर उसका 50% ये कंप्लीट कर चुकी है। इस 50% टर्नओवर में इन्होंने क्या किया, आपके सामने सूरत हाल है। आप अगर ये सूरत अगर इन्होंने कुछ डिलीवर किया हो तो आप देखें कि कराची की बसों की सर्दी में शीशे नहीं होते हैं। ये कराची के शहरी कितनी ज्यादा इस कराची के अंदर, लाहौर जो पाकिस्तान का हिस्सा, में खुशी होती है कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चल रही है, लाहौर वालों ने तरक्की की, पंजाब वालों ने, और वहां पर मेट्रो बसें चली, हमें बड़ी खुशी होती है। जब वहां पर ये तरक्की हो सकती है तो इस कराची में जो कमा के देता है पाकिस्तान को, अनाउंसमेंट्स हो रही है ना, ग्रीन लाइन शुरू होने जा रहा है प्रोजेक्ट, और भी बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में बात की जाती है। और ये जो 1100 अरब का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो करना नहीं है, एक कंबाइंड कमेटी बनी है, उसमें फौज के लोग भी शामिल होंगे, उसमें न्यूट्रल लोग भी शामिल होंगे, पॉलिटिकल पार्टी से जो कराची और सिंध की हैं उससे लोगों को शामिल किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर तमाम कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंबाइन कर दिया गया है? अब शायद उम्मीद है कराची वालों के लिए। देखिए, कमेटियां बनाना और बनना बहुत आसान काम है, असल बात है इम्प्लीमेंटेशन। कि आप परफॉर्मेंस देखें ना, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं ना, आप आकर आप चले जाएं कराची के शहरियों का, चाहे आप किसी इलाके में चले जाएं, अब इवन आप इस डीएचए के इलाका जो पोश इलाका है, महंगा तरीन इलाका है कैंटोनमेंट का, आप देखिए कि हालिया बारिश के अंदर क्या तबाहकारियां हुई हैं। तो अगर ये प्लानिंग करते कराची के लिए, कुछ अर्बन एरियाज के लिए कुछ करते, तो शायद ये सूरत पैदा नहीं होती जिस तरह कराची के लोग परेशान हुए। कराची का कारोबार लोगों का तबाह हो गया इस हालिया पिछली जो बारिश हुई थी। तो ये कराची के साथ बहरहाल ज्यादती है। मैं अब क्या मुख्तसर वक्त के अंदर मैं आपको क्या डिटेल बताऊं, लेकिन बहरहाल कराची बहुत बदहाली का शिकार है। कराची में कोई शक नहीं है, गुजारिश है, और उसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान जमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल कर रहे हैं, और लोगों की बात ये समझ में आ रही है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि, और आपके चैनल के तवज्जो से मैं दावत भी देता हूं कराची के शहरियों को, जो जितने शहरी है वो, क्योंकि ये कराची का मसला है, किसी मखसूस कौम का मसला, पार्टी का मसला नहीं है। तो कराची के शहरी निकले बाहर आए और आकर सैयद मुस्तफा कमाल के हाथ मजबूत करें, और फिर देखें इंशाल्लाह ताला मुस्तफा कमाल की डायनामिक लीडरशिप में कराची और पाकिस्तान को हम कहां पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर कायम खानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय, कराची का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि कराची का आवाम के अगर मसाइल हल करेंगे तो पाकिस्तान के आवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। कमेटीज़ बनाना बिल्कुल सही है, काफ़ी नहीं है, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन होना बड़ा ज़रूरी है। जो भी बजट मंजूर होने के लिए भी मराहल रहते हैं वो किए जाने चाहिए। मरदमशुमारी का मसला हल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक तमाम प्रॉब्लम्स और तमाम स्टोरीज की एक ही बॉटम लाइन है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली कुछ कर दिखाना पड़ेगा, तभी या तो नाम होगा या आप जीत सकेंगे, तभी आपकी तारीफ भी होगी। और ऐसा ही हुआ कि हमारे न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान टीम ने जो परफॉर्मेंस की, वो आई वुडंट से कि कोई परफॉर्मेंस दे सके, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी डिसअपॉइंटिंग। और हमारे जो टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, वो भी कल काफ़ी अफसुर्दा नजर आए, उन्होंने मायूसी का इजहार किया। और फिर जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें उन्होंने अपनी ऑब्वियसली इंजरी की वजह से जो वो शिरकत नहीं कर सके या नहीं खेल सके, उस पर भी दुख का इजहार किया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बाहर बैठना बड़ा तकलीफ से था, इंजरी से मुकम्मल ठीक होकर अब प्रैक्टिस शुरू कर दी है। जनूबी अफ्रीका के साथ सीरीज़ है, जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान आ रहा है, और जल्द टीम जो है यहाँ पर खेलेगी पाकिस्तान के मैदानों में। बड़ी खुशी की बात है। तो इस तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेलें, क्योंकि पाकिस्तान के होम ग्राउंड में थोड़ा फेवरेबल होती हैं कंडीशन, और पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा कि अगर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा खेल ले। बिल्कुल, होम सीरीज में तमाशाइयों की कमी तो ज़रूर महसूस की जाती है, लेकिन आई वुड से कि अच्छा है, स्टेडियम्स बंद होंगे ना कोविड में, तो हम ये नहीं कह सकेंगे कि टीम के ऊपर क्राउड का प्रेशर था, अब ईजी होकर खेल सकेंगे। मैं यही बात कहती हूँ कि हमारी टीम के ऊपर इतने अनगिनत किस्म के प्रेशर्स होते हैं कि बेचारे वो फिर शायद परफॉर्म ही नहीं कर पाते। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आई एम सॉर्ट ऑफ टेकिंग देयर साइड, बिकॉज वो अक्सर होता है ना कि हम कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार
प्यार है, तो वो टीम से प्यार तो हमेशा बरकरार रहेगा ही। वो अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर हम यहाँ बैठकर बात भी करेंगे, तो लेकिन फिर भी होनी चाहिए, प्यार अपनी जगह। कौमी कप्तान ने कल ये कहा है कि अनफिट होकर सीरीज ना खेल सकने का मुझे जो अफसोस है वो मैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जब सीरीज खेलूंगा तो कोशिश करूंगा कि अच्छी कारकर्दगी दिखाऊं इंशाल्लाह। और बहुत से स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये कह रहे थे कि बाबर आजम की कमी थी जिसकी वजह से हम न्यूजीलैंड में परफॉर्म नहीं कर सके। आई वुड से दैट्स अनदर काइंड ऑफ अ प्रेशर दैट यू रिलाई ऑन वन पर्सन, वो भी दैट्स नॉट फेयर। वो होता है हर टीम में, इंडिया में कोहली है कि कोहली आते हैं तो लोग थोड़ा सा हौसले में आ जाते हैं। इस तरह बाबर आजम ने वो मकाम पाकिस्तान की टीम में बनाया है रिसेंटली कि वो मतलब जिस तरह हमारे माजी आपको याद होगा इंतजामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान जब आते थे तो आप कहते थे अच्छा यार अभी चांस है हम जीत जाएंगे। तो बाबर आजम एक है अभी प्लेयर इस तरह के जिस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उन पर ज्यादा प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर इसलिए पड़ जाता है कि वो उनके अलावा और कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं अच्छा जी ये आ गया, ये परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट आई वुड स्टिल से कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दैट प्लेयर जिसके ऊपर आप बिल्कुल ही सेंटर करके फोकस कर देते हैं। मोहम्मद आमिर के रिटायरमेंट के हवाले से जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कोई नहीं दे रहे थे जिसकी बिना पर वो ड्रॉप हुए और फिर उन्होंने खुद चूज़ किया कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ और ये उनकी अपनी जो है वो चॉइस थी। इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताते चलें कि कल बड़ी अहम चेंजेस भी हुई हैं और चेंजेस ये हुई हैं जिससे मुझे लगता है जो कप्तान हैं बाबर आजम हैं वो थोड़े से एम्पावर हो गए हैं, उनके पास अब इख्तियारात आ जाएंगे क्योंकि जो हेड कोच है अब वो मुशावरत करेंगे कप्तान से और फिर ही टीम की सिलेक्शन। पहले तमाम तर जो ताकत थी ऐसे लगता था वो मिसबाउल हक के गिर्द ही घूम रही है, जब चीफ सिलेक्टर भी थे, वो हेड कोच भी थे, वो बैटिंग कोच भी थे, चीफ सिलेक्टर से तो वो अब हट चुके हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब वो उस तरह से उनकी जो डिसीजंस होंगी वो टीम पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकेंगी क्योंकि बाबर आजम का रोल अब ज्यादा कर दिया गया है और हेड कोच का रोल थोड़ा कम किया गया है। और ये जरूरी भी है, आपकी कैप्टन जो होता है वो आपका लीडिंग होता है, उसने मैदान में जाके खिलवाना होता है क्रिकेटर्स को। अगर उसी की मर्जी से टीम सेलेक्ट नहीं हुई है तो फिर क्वेश्चनेबल हो जाता है सारी मामला। तो ये जरूरी था आपकी टीम के अंदर कॉम्बिनेशन बेहतर बनाना। फिर कोचेज जो हैं पूरा आपका स्टाफ है जिसमें यूनिस खान है, मिसबाउल हक हैं, आपके साथ उपकार यूनिस हैं, तो ये तमाम कॉम्बिनेशन है टीम की सपोर्ट के लिए, ये अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से अबू सर आपको याद होगा कि जब भी टीम की परफॉर्मेंस की बात होती है तो उसमें तीसरे या चौथे या दूसरे नंबर पर अक्सर मैनेजमेंट की बात आती है, फिर टीम सिलेक्शन की बात आती है और ये कहा जाता है कि कप्तान के हाथ में होता है कि टीम को कैसे लेकर चले। तो अगर कप्तान से मुशावरत होगी तो आई थिंक सिलेक्शन के साथ साथ टीम कॉम्बिनेशंस, ऑर्डर, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कभी मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, कभी टॉप ऑर्डर हमारा बिल्कुल ही वैसे ही नहीं चलता और लोअर ऑर्डर के ऊपर तो हम वैसे रिलाई नहीं करते, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आई थिंक कैप्टन वुड नो कि कहाँ क्या किस तरह से लेकर चलना है, सो दैट्स अ गुड थिंग। उनके ऊपर डिपेंड करना अच्छा है और उन्हीं के ऊपर फिर जिम्मेदारी आएगी तो जवाब दे फिर वही होंगे। आगे बढ़ते हुए एक और आम डेवलपमेंट के पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम जो कि बड़ा अच्छा खेलती है वो इंशाल्लाह अच्छा खेलेगी भी क्योंकि अब वो जनूबी अफ्रीका पहुंच गई है और 17 रुकनी स्क्वाड है जी जवेरिया खान की क़यादत में, तो हम उनको गुड लक कहते हैं, इस दौरे में वो अच्छा खेलें इंशाल्लाह। और दुबई के रास्ते डरबन जाएगी और फिर साथ ही साथ जो कौमी कप्तान हैं बिस्मा मारूफ वो मसरूफियत के बायस इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है और खिलाड़ियों में एमन अनवर, आलिया रियाज, अनम अमीन, आयशा नसीम, आयशा जफर, डियाना बेग, फातिमा सना टीम का हिस्सा हैं, कायनात इम्तियाज़ भी हैं, मुनिया अली हैं, नाहिदा खान हैं, नशरा सिंधु हैं जो कौमी टीम का हिस्सा हैं। और ये तस्वीर और वीडियोज़ जो हैं वो कल से जब हम देख रहे थे तो मुझे बड़ा प्राउड भी फील हो रहा था कि ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। लड़कों के लिए बड़ा आसान होता है स्पोर्ट्स में नाम बनाना या आगे आना, ऑल्दो उनके पास प्लेटफॉर्म्स कम होते हैं, ये कंप्लेन की जाती है। खवातीन के पास प्लेटफॉर्म तो हैं लेकिन पूरे कल्चर को कन्विंस करके आगे लेकर चलना। सो आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय टीम एंड गुड लक टू देम। आई रियली होप कि हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे इंशाल्लाह जी। 3 T20 हैं और 3 ही वनडे मैचेस हैं, अच्छा खेलेगी इंशाल्लाह टीम और हम उनको गुड लक फिर कहते हैं एक बार फिर। और टीम की तैयारी तो भरपूर थी, अब इंशाल्लाह ग्राउंड में कैसा खेलती है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अच्छा खेलेगी, उम्मीद है, वैसे उम्मीद है बिल्कुल, मैंने भी उम्मीदें लगाई हैं और इंशाल्लाह जो है वो हम अच्छी खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे इनकी जीत के हवाले से, ये हमारी उम्मीद है। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ चलना है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। अक्सर स्टोरीज, अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप किस्तों में पूरी कर रहे होते हैं। मैं और अबू सर अभी ऐसी ही कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और मुझे शुरू से स्टार्ट हुई है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, ब्रेक से शुरू हुई हुई और हर ब्रेक में थोड़ा सा पार्ट में अबू सर को बताती हूँ और फिर हम कहते हैं अच्छा बाकी हिस्सा अगली ब्रेक में। तो अभी मुझे बस इंतजार है नेक्स्ट ब्रेक का, क्योंकि क्लाइमेक्स आने वाला है और मुझे ब्रेक का इंतजार है। लेकिन ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमने डिस्कस भी करनी है, वो है जी IPPs के मामले पर। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के शोबे में
मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने की गुंजाइश तो मौजूद है, ताहम घरेलू और तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली के अलावा बाकी बच जाने वाली बिजली जो है उसके इस्तेमाल ना होने के बावजूद हुकूमत इस एक्स्ट्रा बिजली की कीमत अदा करती है, जो ना सिर्फ हुकूमती खजाने पर बोझ है बल्कि बिजली के निर्खों में कमी की राह में एक बड़ी रुकावट है। तो फिर ये हुकूमती खजाने पर बोझ तो ना हुआ अबू ज़र प्लीज, ये अवाम के ऊपर बोझ है और अवाम के ऊपर ही बोझ पड़ता है, वो चाहे ट्रांसमिशन लाइंस में लाइन लॉसेस की मद में हो, वो बिजली चोरी की मद में हो, वो महंगी बिजली बनने की मद में हो, वो मुआहदे इस तरह के तय होने की वजह से हो, क्योंकि सारा का सारा पैसा, सारा का सारा बोझ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम पर डाला जाता है। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में, क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में, या समाही तौर पर आप देख लें, क्योंकि आप जिस महीने का बिल दे रहे होते हैं उससे 3 या 2 महीने पहले का फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस आप दे रहे होते हैं। और अभी रिसेंटली ये खबर हमने डिस्कस भी की है कि करीबन ₹1.5 फी यूनिट जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में इस महीने आपको अदा करना पड़ेगा। अब ये जो IPPs के मुआहदे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ी बात कर रही है कि हमने मुआहदे रिवाइज कर दिए हैं, ये जो रिवीजन हुई है इन मुआहदों की, उसके तहत क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? क्या सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी? और इन मुआहदों की रिवीजन में बहुत सी बात हो रही थी, 450 अरब का भी जिक्र हो रहा था कि जो इनसे लेना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट को इनको पैसा देना पड़ेगा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। डॉलर की जो कीमत फिक्स कर दी गई है जिसमें पेमेंट की जाएगी, क्या उसका फायदा आवाम को होगा या नहीं? That's a lot of question. ये कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी को समझने के लिए आई थिंक किसी ऐसे शख्स से ही बात करनी चाहिए जो आसान अल्फाज में आवाम को समझा सके। एग्जैक्टली, और ये तमाम सवालात हैं, इनके जवाब लेने के लिए हमने रब्ता किया है। खुर्रम शहजाद साहब इकोनॉमिस्ट हैं जो कि इस मामले को समझते हैं, यही नज़र रखते हैं IPPs के मामले पर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये IPPs का जो मामला है 1994 से लेकर अब तक ऐसे लगता है ये मामला हल होने के अब आगे करीब हुआ है कि 1994 से जो मुआहदे किए गए वो कहा जाता है कि गलत थे, उनको रिवाइज करने की ज़रूरत थी, रेट्स दोबारा से होने चाहिए थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या पाकिस्तानी अवाम को बड़ा नुकसान हुआ है। अब आप बताइएगा ये जो रिवीजन की बातें हो रही हैं इसमें किस हद तक सदाकत है, क्या इससे कोई रिलीफ मिलेगा? जी देखिए, बिल्कुल इसमें जो अभी ये प्रोसेस इनिशिएट किया गया है, इस गवर्नमेंट ने जो ये काम किया है, ये ऑफ कोर्स इसमें एक आम आदमी को बिजली सस्ती मिलेगी, बट ऐसा नहीं हो सकता कि फौरन मिले। ये हो सकता है कि आने वाले सालों में जो है वो बिजली सस्ती मिले, और वो कैसे मिलेगी? वो इस तरह से मिलेगी कि जो मुआहदे हैं उसमें कुछ ऐसी क्लॉजेस थी या हैं जिसमें जो है बिजली आप बनाएं या ना बनाएं, वो गवर्नमेंट को अपने टैक्स के पैसों में से अदायगियां करनी थी और करनी पड़ेंगी। अब ये हुआ है कि एक तो ये कि उनके जो रिटर्न्स होते हैं, यानी कि आप कोई पैसा लगाते हैं, आपको उस पर मुनाफा मिलता है, उस मुनाफे में थोड़ी सी कमी की बात हो रही है। फिर उसके साथ साथ बिजली की कीमत जो डॉलर जो है बढ़ता या कम होता है उसके साथ जो है वो अटैच की गई है कुछ पॉलिसीज में, पिछले काफी पॉलिसीज में, बल्कि हर पॉलिसी में ऐसा हुआ है। उसको चेंज भी किया है, IPPs के साथ मिलकर कहा गया है कि उसको रुपये में करें, रुपये में डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी अगर, तो एक आम सारे को वैसे ही कीमत जो है वो ज्यादा मिलेगी। और वैसे भी अगर ऑयल या तेल की कीमतें बढ़ती हैं या कम होती हैं, उस हिसाब से भी जो है बिजली कीमतों का फर्क पड़ता है। ये अच्छी बात हुई है कि अच्छा, दोनों एंड से अच्छी बात हुई है कि नहीं, गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम कर लिया या एक अच्छी इनिशिएटिव लिया। ये IPP, ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जिन्हें कहा जाता है, या जो ये बिजली के कारखाने लगाते हैं कंपनियां, उन्होंने भी इस पे अग्री किया है। ऐसा होता नहीं है दुनिया में कि आप बैठते हैं तो जी आपने एक मुआहदा कर लिया, उसके बाद आप कहते हैं कि इस मुआहदे को आप अब दोबारा देखें, ये कम होता है दुनिया में। तो ये अच्छी बात है कि दोनों एंड पे ये लिहाज रखा गया है कि एक आम सारस के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए आने वाले सालों में थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ेगा। और कहा ये जा रहा है तकरीबन कोई 800 अरब रुपए का जो है वो फायदा होगा आने वाले सालों में। तो होपफुली ऐसा हो, लेकिन जो आप बात कर रही थी कि अभी हमें पैसा देना है, वो पिछला पैसा है। वो ऑफकोर्स जब बिजली बनाते हैं आप सस्ता महंगी है और बेचते सस्ती है, तो उसका फर्क जो होता है वो गवर्नमेंट पे करती है और बिजली से कहा जाता है कि आप देते हैं ताकि काम सारे को। बिल्कुल सही खुर्रम साहब, आपने कहा कि जो फर्क होता है वो गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने बिजली के ऊपर जो सब्सिडीज पिछली गवर्नमेंट्स दे रही थी वो कम कर दी थी ना, तो बोझ अवाम के ऊपर ज्यादा आ गया, ये बात तो वाज़ेह है। अभी आपने जिक्र किया कि कुछ सालों में होगा, तो यानी कि ये उम्मीद तो हम बिल्कुल छोड़ दें कि 2021 में बिजली सस्ती होगी, चाहे मुआहदे तय पा भी जाएं और सिग्नेचर्स हो भी जाएं, आने वाले सालों में रिलीफ मिलेगा। अभी
बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में ऐसी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। दूसरा, आपने कहा दुनिया में ये बहुत कम होता है कि कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज करें या दोनों मिलकर बैठें और अग्री कर लें किसी एक टर्म के ऊपर। तो फिर कहीं इसके बैक साइड पर वो खबरें तो नहीं है जो मार्केट में हैं, जो बातें हो रही हैं 450 अरब की कि पहले वसूल करने थे, अब शायद गवर्नमेंट को इससे ज्यादा पैसे इन कंपनीज को देने पड़े। ये उन रूमर्स में किस हद तक सदाकत है, आप क्या समझते हैं? देखिए, दो डिफरेंट चीजें हैं। एक चीज ये है कि सर्कुलर डेट जिसे कहा जाता है, यानी कि एक कंपनी तेल जो है वो इम्पोर्ट करती है या बनाती है या प्रोड्यूस करती है, वो फिर आगे देती है तेल बेचने वाली कंपनी को। तो तेल बेचने वाली कंपनी उन कारखानों को तेल देती है या गैस देती है, जो भी है, और वो कारखाने उससे खरीद के बिजली बनाते हैं और फिर गवर्नमेंट को भी बेचते हैं, डायरेक्टली बेचते हैं। इसके दरमियान में जितने भी जो अदायगियाँ होती हैं वो जो है नहीं हो पाई या नहीं होती है, इसलिए वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो गवर्नमेंट खुद पैसे नहीं देती या उसकी कंपनियां पैसे आगे नहीं देती, तो अगली कंपनियों को पैसे नहीं दे सकती। इस वजह से उनके ऊपर बॉरोइंग बढ़ जाती है, वो बैंकों के पास जाती है कर्जे लेने, तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये देखिए, उनका जो सर्कुलर डेट है, ये कंपनी का एक पुराना जो है वो इशू है। ये तो क्लियर करना पड़ेगा, ये तो गवर्नमेंट को क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा चोरियां भी बहुत होती हैं और जो है गैस चोरी, तेल की जो है वो प्रॉब्लम्स बहुत है, हमें मिलता नहीं है सही तरीके से, हम यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। तो ये पूरा जो चेन है, इसके अंदर जो अदायगियाँ हैं, इसको तो पहले देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसलिए नहीं है कि आप अभी कर देंगे तो उससे हम उसको, ये तो देखिए, ये तो एक गिव एंड टेक तो होता है, लेकिन ये ऑलरेडी एक कर्जा है। लेकिन खुर्रम साहब, ये तो चलें, अगर आपने कहा कि डेफिसिट है जो कि हुकूमत को देना उस वक्त था लेकिन अब नहीं दे पाई, इसलिए आप कह रहे हैं क्लियर करना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे पैसे भी तो हैं ना जिनमें 1300 अरब की बात हो रही थी कि जो कि IPPs ने पाकिस्तान हुकूमत से ज्यादा मुनाफा कमा लिया, उन्होंने हमें क्या वापस देने के लिए कोई रजामंदी जाहिर की है? इस मुआहदे में कहीं वो तो नजर नहीं आया कि वो भी कोई वापस पैसे दे रहे हैं हमें। वो ज्यादा कमा लिया, अब इसकी डिटेल्स तो अभी आनी है, कितना ज्यादा कमाया है, क्या किया, लेकिन देखिए जो कमा लिया, जो हो चुका वो तो हो चुका। अब उसको अगर आप वापस लेंगे या भूलेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। नॉर्मली मायदों में ऐसा होता नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मायदे किए हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं कि आगे जाते हुए एक IPP या कोई भी पावर प्लांट कारखाना ये कहता है कि हमने जो है जो मायदे आज से अगले 15 साल के किए हुए बहुत पैसे कमा लिए, अब कम कमाएंगे। जी, लेकिन खुर्रम साहब, ये अच्छी बात कैसे हुई? अगर ज्यादा कमा लिए और कर लिया तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ऑडिट तो करने का हक रखती है ना कॉन्ट्रैक्ट, चाहे जिसकी मर्जी तरफ से हो। आपके पास एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है जिसके ऊपर आपने ये काम करना होता है। फिर आपने कहा सर्कुलर डेट की मद में या बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है या डेफिसिट में था, तो गवर्नमेंट को क्लियर करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, एक आम आदमी जो शायद इकोनॉमी नहीं समझता, वो तो फिर यही कहेगा कि पैसे दे के मुआहदे करा रहे हैं और पैसे तो उनको हम दे ही रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, और आइंदा आने वाले सालों में भी मिलेगा या नहीं, ये भी कोई जवाब नहीं देगा। नहीं, देखिए, ये बात तो सही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कहीं पे गलत तरीके से कमाया गया, डेफिनेटली उस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डेफिनेटली उस पर जो है वो एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता कि आप टैक्स पेयर का पैसा, वही ये सोचकर तो हम नहीं बैठ सकते ना कि IPPs हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, तो हम ऑडिट नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर हर कंपनी लूट कर खा जाएगी आवाम को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नहीं कह रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल में इसमें काफी सारी चीजें आई भी थी, केसेस कुछ हैं भी और होंगे भी शायद, तो वो तो क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, बड़ा जरूरी है। और आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं जब मुआहदे फाइनल होंगे, साइन होंगे, तो चीज़ें जो अभी क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने गुफ्तगू की कि लॉन्गर टर्म में हमें ये देखने में आ रहा है कि शायद इससे एक दफ़ा फ़ायदा हो जाएगा, शुरू बिजली कम हो जाएगी, जो पीछे हो चुका वो हो चुका। बिल्कुल, वो हो चुका। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्लैरिटी भी आनी चाहिए। एनीवेज जी, वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब सर, आप अक्सर हम लोग ये बात करते हैं ना कि बड़ी परेशानी हो जाती है कि घर से खाना लेकर आएं और वो कैसे गर्म रहे, किस तरह से उसको आप जो है ना वो ताज़ा खाना खाएं। तो एक नई इनोवेशन हुई है, ज़रा बताइए क्या है वो? इनोवेशन हुई है, और इनोवेशन तो हमारे यहाँ पर साइंस ने इतनी ज़्यादा की है कि ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। और एक और आसानी, अब लंच बॉक्स में चूल्हा और माइक्रोवेव भी साथ रखकर आप घूम सकते हैं, क्योंकि हीट बॉक्स नामी इजाज़ जो है USB से चार्ज होती है और अंदर मौजूद खाने को
फौरी तौर पर ये गर्म करके उसे खाने के काबिल बना देती है। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ये, आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आप कहीं भी जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इफ़ यू हैव दिस बॉक्स, लंच बॉक्स विद यू, तो आपका खाना जो है वो तरोताज़ा और गर्मा गर्म रहेगा। और बिजली की सहूलत इसमें मौजूद नहीं, इसलिए हीट बॉक्स तैयार किया गया है जहाँ पर अगर आप माइक्रोवेव नहीं कर सकते। और इसमें जो भाप है यानी कि स्टीम के ज़रिए खाना जो है वो अंदर गर्म रहता है, और फिर हर वक्त किसी भी वक्त जब भी आपने खाना खाना है तो वो गर्मा गर्म खाना जो है वो आप खा सकते हैं। और ये हॉलैंड के एक इंजीनियर हैं जिन्होंने ये बॉक्स तैयार किया है, एंड आई थिंक इस तैयारी के बाद जो है वो इसकी डिमांड में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल, और डिमांड में तो इजाफा हुआ और इसका खासा फ़ायदा भी होने जा रहा है। बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी करेंगे, और इसमें इसके लिए सिर्फ 20 मिलीलीटर पानी अंदर मौजूद होना होता है, जो अंदर मौजूद स्टील के बर्तन में चला जाता है, और इसके ऊपर एक ढकना रखकर खाने को बंद किया जा सकता है। और यूं गर्म भाप खाने के हर हिस्से से होती हुई इसे फौरी तौर पर गर्म कर देती है। आप जब गर्मा गर्म खाने का दिल चाहे तो फिर आप ढकना खोलें और इजीली इसको खाएं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है जी। अच्छा एक तरीकाकार अपनाया गया है, साइंस की वजह से बहुत से फायदे हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में आप खरीदेंगे? अगर यहाँ होगा तो जरूर खरीदूंगा। अच्छा, आपके लिए इजी है। अच्छा वैसे मैं ठंडा खाना भी खा लेती हूँ, मुझे कोई इतना मैं नहीं खा सकता मुझे आई एम इजी गोइंग। मुझे वैसे ठंडा खाना ज्यादा मजे का लगता है बजाय इसके कि गर्मा गर्मा खाऊं। मुझे हमेशा लगता है मेरी जबान जल जाएगी। नहीं, ज्यादा गर्म भी नहीं खाना चाहिए ना, थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन ठंडा और बहुत गर्म के दरमियान एक चीज होती है वो करनी चाहिए, मॉडरेट रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एनीवेज जी, हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे, और हमारी अगली खबर जो है वो है पोलियो कैंपेन के हवाले से। मुल्क भर में जारी है और कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जो है ये 5 रोज की है, जिसमें मुल्क भर के बच्चों को कवर किया जाएगा। बिल्कुल, रवां साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जो है उसका आगाज चूंकि हो चुका है, 11 से 15 जनवरी तक ये चलाई जा रही है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ये 2 ममालिक रह गए हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो मुहिम चलाई जाती है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर पोलियो केसेस हैं। और अभी भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान में इस साल भी बहुत से नंबर्स में इजाफा हुआ। पोलियो के हाई रिस्क एरियाज़ की अगर बात की जाए तो उसमें 5 रोज़ा मुहिम 2 कैचअप डेज होंगे, मतलब 3 दिन की है, 2 एक्स्ट्रा डेज रखे गए हैं, तो 5 दिन की ये मुहिम है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मुहिम है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, कि बहुत से लोग जो होते हैं वो इसमें ऐसा लगता है कि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी है। बिल्कुल, 40.1 मिलियन लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें से पंजाब में 20.1 मिलियन बच्चे हैं जिनको ये पोलियो के कतरे जो है वो पिलवाए जाएंगे। DC लाहौर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जानते हैं इस पोलियो कैंपेन के हवाले से कि कितने बच्चों को कवर अप किया जाएगा, क्या मैकेनिज्म बनाया गया है। मुदस्सिर रियाज मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब वक्त देने के लिए। और पोलियो कैंपेन इज़ द बिजिएस्ट डेज, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए भी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, जिसमें लाखों बच्चों को लाहौर भर में कवर करना होता है, हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये 3 रोज़ा कैंपेन आज 3rd डे है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से ये कैंपेन चल रही है, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आई? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन है, क्योंकि ये एक तो पहली कैंपेन है इस साल की, और ये NID कैंपेन है, ये पूरे नेशनली हर जगह पर हो रही है। इसमें 50 लाख बच्चों का टारगेट है हमारा, जो हमने अचीव करना है। और हमारी तकरीबन 5470 टीम्स हैं जो कि ग्राउंड पे मौजूद हैं। आज 3रा दिन है, 2 दिन रह जाएंगे। कैचअप डेज हम करते हैं, उनमें हम उन बच्चों को कवर करते हैं जो कि एन नॉट अवेलेबल होते हैं, जो कि घर पे मौजूद नहीं होते। स्कूल बंद होने की वजह से आपको पता है कि काफ़ी मसला ये हमें होता है कि स्कूलों में बच्चे इकट्ठे मिल जाते हैं, लेकिन घरों के अंदर जब आप जाते हैं तो बच्चे अगर मूव कर जाएं घर से तो फिर नॉट अवेलेबल बच्चों में आते हैं, वो उनको हमने कवर करना होता है। हमारी जो लास्ट 2 कैंपेन्स थी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से पहली दफ़ा पिछले 3 सालों के अंदर हमारे 3 सैंपल्स जो है एनवायरमेंटल सैंपल्स वो नेगेटिव हो गए हैं, और आउट ऑफ 5, सो विच इज़ अ बिग अचीवमेंट आई थिंक लाहौरियों के लिए और पाकिस्तान के लिए। ये हमने 2 कैंपेन्स में ये काम किया है, हमारी टीम्स डेडिकेटेड तरीके से काम किया है। इंशाल्लाह ये कैंपेन भी हम इसी ज़ील के साथ। मलिक साहब जी, आप जिस तरह कह रहे हैं कि 2 कैचअप डेज रखे गए हैं, अब तक जो लाहौर के लिए खुसूसन जो टारगेट सेट किया था, पाकिस्तान तो अपनी जगह आपने बताया कि जो पाकिस्तान में क्योंकि नेशनल लेवल पे हो रही है, जो लाहौर में जो टारगेट सेट किया गया था उसमें किस हद तक अभी आपने अचीव किया है, क्योंकि 3 दिन तो हो चुके, 3रा दिन है? देखिए हमारा डेली बेसिस पे टारगेट होता है, सो हम वी ऑलमोस्ट टच 90% एवरी डे।
और इसके साथ साथ अगर आप 990 कर लें तो हम जो आखिरी 2 कैचअप डेज होते हैं बाकी टारगेट हम उसमें कवर करते हैं, तो इंशाल्लाह हम टारगेट तो मीट कर लेंगे अपना। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि जो बच्चे अवेलेबल नहीं होते उनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। इसमें माइक्रो प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारे लोग एहलकार जाते हैं वो माइक्रो प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारा मसला सिर्फ ये होता है कि बच्चा मिस ना हो जाए। इसमें जो पेरेंट्स हैं जो घरों में मौजूद हैं उनका बड़ा अहम रोल, क्लीदी रोल होता है कि वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन करें हमारी टीम्स के साथ, कोई बच्चा छोड़े ना। तो हमें अवेयरनेस भी जनरेट करनी पड़ती है। कल भी एक इसी तरह का एक वाक़या, हमें वाक़यात भी मुख्तलिफ होते हैं, लोग बाज़ दफ़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। कल भी एक किसी बंदे ने वहाँ पर थ्रेट कर दिया और उसकी वजह से फिर वो हमें पूरा एक्शन करना पड़ा, पूरी पुलिस। और तो करक में भी एक वाक़या हो गया था। तो हमें ये भी एक हमारे लिए चैलेंज होता है इन चीज़ों को भी लेकर साथ चलना। लेकिन हम लोगों के लिए बाहर निकलते हैं, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए हमारी टीम्स जाती हैं, तो हमारे ताउन बहुत ज़रूरी है लोगों का हमारी टीम्स के साथ करना, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी जॉब है जो कि सिर्फ नेशनल कॉज के लिए की जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बच्चों की हेल्थ के लिए पेरेंट्स को ही अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट सिस्टम जितना मर्जी स्ट्रांग हो जाए, पेरेंट्स अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा डीसी साहब, पोलियो कैंपेन के हवाले से ये भी कहिएगा कि कुछ हाई रिस्क एरियाज होते हैं जिनको हमेशा से पहले से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अभी आपने कहा कि 3 सैंपल्स जो हैं वो क्लियर आए हैं और 2 सैंपल्स में अभी भी पॉजिटिव चल रहा है पोलियो वायरस। वो कौन कौन से एरियाज हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बता दीजिएगा। और क्या उन एरियाज में रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही, क्योंकि माजी के रिकॉर्ड को भी सामने रखा जाता है कि वहां पर पहले रेजिस्टेंस थी या नहीं, वहां पहले बच्चों को पोलियो कैंपेन में कवर किया गया था या नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। ये एनवायरमेंटल सैंपल्स हमारे जो नेगेटिव आए हैं वो उन्हीं एरियाज़ के हैं जो हाई रिस्क एरियाज़ थे। आउटफॉल जो एरिया है दातागंज बख्श से जो जाता है, ये अंदर दरून शहर है, ये बड़ा हाई रिस्क एरिया है। और ये क्लियर आया है, बताया पिछले 3 साल के अंदर पहली दफ़ा ये नेगेटिव आए एनवायरमेंटल सैंपल्स, तो विच इज़ अ बिग अचीवमेंट आई थिंक। बाकी जो भी इंशाल्लाह हम ज़्यादा कैंपेन्स होंगी तो हम उसको भी इंशाल्लाह नेगेटिव कर लेंगे। लेकिन जो हाई रिस्क एरिया आइडेंटिफाइड है, हमारे यूनियन काउंसिल आइडेंटिफाइड है, वो हाई रिस्क कौन सी यूनियन काउंसिल्स हैं। इसके साथ साथ जो एग्जैक्ट जो मोहल्ला जो स्ट्रीट्स है वो भी आइडेंटिफाइड है, हाउसेज आइडेंटिफाइड है, हाई रिस्क कौन से हैं। एक घर के अंदर कुछ 30 लोग मौजूद हैं, 5 मंजिला, वो एक मरले के अंदर ऐसे घर भी मौजूद हैं। कल मैं परसों खुद गया हुआ था उन गलियों के अंदर। तो बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज़ है और बहुत डिफ़िकल्ट है उन तक अचीव करना। लेकिन मैं अगेन दोबारा क्रेडिट गोज़ टू आवर टीम्स जो कि डेली बेसिस पे जाती हैं और लोगों को कायल करती हैं कि हम आपके बच्चों के लिए आए हैं, हम आपके फ्यूचर के लिए आए हैं, तो आप हमारे साथ ताउन ज़रूरी भी है, ताउन करना भी आवाम की तरफ से और आपकी तरफ से जो जी आपकी तरफ से जो टीम की तरफ से जो ज़रूरी है वो है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो। डीसी साहब, एक मामला तो ये हो गया पोलियो का, ठीक है, आवाम की तरफ से रिस्पांस भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक और मामला जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें जो काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने करना है LWMC के साथ मिलकर, वो हमने देखा है अभी उसमें कोई जो दावे किए गए थे इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से हो नहीं सकी है। चंद दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ब्रीफिंग भी दी थी LWMC के नुमाइंदों के साथ, कमिश्नर लाहौर भी उसमें मौजूद थे। 1 हफ्ता उसको भी हो चुका, अब क्या सूरत है? वज़ीर आला साहब ने भी नोटिस ले लिया है। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे परसों मीटिंग की और इस पे डिटेल उन्होंने डायरेक्शंस भी दी। देखिए, ये मसला समझना, अगर आप 1 मिनट दें मुझे, मैं आपको इशू समझाऊँ इशू है क्या। ये इशू 2 साल पहले रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इसका ये कॉन्ट्रेक्चुअल इशू था, ये लीगल इशू है। ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना था एक दफ़ा ये मामला बनना था और उसमें जो प्ले किया गया जिस तरीके से, वो बहुत नेगेटिव प्ले किया गया। अगेन इट्स अनफॉर्चुनेट कंपनीज की तरफ से। और फिर ऑब्वियसली फिर क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे आ गया था, वो इसलिए हमारे 8 से 10 दिन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं हो सका लाहौर के अंदर, विद मीनिंग देयर बाय कि 25 से 30 हज़ार जो टन ऑफ वेस्ट है वो यहाँ पर कलेक्ट हो चुका था, जमा हो चुका था। एफर्ट पूरी करते रहे, लोग हमारे पास मौजूद थे, मशीनरी का इशू था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एफर्ट करके तो 20,000 तक उस बैकलॉग को ख़त्म कर लिया है। कल तक 5-10 हज़ार अभी वहाँ मौजूद है। वो भी इंशाल्लाह सीएम साहब ने हिदायत दी है कि इमीडिएटली इसको 3 से 4 दिन में क्लियर करें। सो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली आगे मेन हमारा अब जो मामला है ये आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है कि जिसके अंदर अब बोर्ड ने फैसला करना है। जो इंडिपेंडेंट बोर्ड है जिसके चेयरमैन मौजूद हैं, इसके CEO मौजूद हैं,
हमने एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सपोर्ट करती है उनको, सीएम साहब का ऑर्डर है, उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने ये फैसला करना है अगले चंद रोज़ के अंदर कि इसको आउटसोर्सिंग करनी है, इनसोर्सिंग करनी है। तो इंशाल्लाह अब आपको मलिक साहब वो तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर आकर ये कहा गया कि टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं, आउटसोर्स ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि कंपनी से मांग लिया गया है कि टेंडर्स दे दें या नहीं। ये तो फ्यूचर प्लानिंग हो गई, ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट। आपने अभी जो रीसेंट सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना है और आपके अमले ने उसमें सपोर्ट करना है। सो आपने कहा 3 से 4 रोज लगेंगे, ये जो बैकलॉग है सड़कों से खत्म होगा, क्योंकि अब तो मशीनरी भी आ गई। तो क्या अब लाहौरी रिलाई कर लें इस चीज़ के ऊपर कि 3 से 4 रोज़ में ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी? क्योंकि अभी जो सड़कों की हालत है ये करीबन पिछले कई सालों से, अगर हम जिक्र करें 8-10 साल से, ये देखने में नहीं आई थी। 3 से 4 दिन इंशाल्लाह मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ, हमने 20,000 का जो बैकलॉग है वो क्लियर किया है। 5 से 7,000 से 10,000 तक मैक्सिमम बैकलॉग होगा। डेली 5500 टन यहाँ प्रोड्यूस होता है लाहौर के अंदर वेस्ट, और उसको भी उठाना होता है, साथ बैकलॉग भी उठाना है। मशीनरी जो अवेलेबल है उसमें बहुत ही ख़राब पड़ी है मशीनरी, उसमें तकरीबन कोई आप समझ लें कोई 50% मशीनरी जो है वो ख़राब पड़ी है। लेकिन उस 50% कंपनियां भी तो इन्हीं मशीनरी से काम कर रही थी ना, तब तो लाहौर में बैकलॉग नहीं बना था। कर रहे हैं हमारे लोग, इंशाल्लाह 3 से 4 रोज में इसे सेटल कर लेंगे। सही, लेकिन मुदस्सिर साहब, चूंकि ये मामला है कि आपने कहा 50% मशीनरी ख़राब है, तुर्क कंपनी भी इसी मशीनरी के साथ काम कर रही थी, सीमल ने भी यही मेंशन किया है, तो फिर आपने 4 दिन में फिर कर लेंगे? क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में हमने देखा है कि अगर ये दोबारा से इकट्ठा हो गया, 4 दिन बाद आप पुराना उठाएं, लेकिन साथ साथ जो रोजाना का 4 से 5,000 टन है, क्या वो कैपेसिटी है LWMC के पास आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से? वो उठा लेंगे 5,000 रोजाना का जो टारगेट है लाहौर का? वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो शिफ्टें हमने बढ़ा दी हैं, पहले एक शिफ्ट में काम होता था, अब हमने 2 से 3 शिफ्टें कर रहे हैं उसी मशीनरी के साथ। मशीनरी पहले भी इनके पास यही वाली थी, लेकिन वो एक शिफ्ट में काम करते थे, क्योंकि अब बैकलॉग अवेलेबल, अगर बैकलॉग ना हो तो फिर तो मशीनरी से उठाया जा सकता है। उस बैकलॉग को भी क्लियर करना है आपने, साथ साथ आपने डेली का कूड़ा भी उठाना है। तो सीएम साहब की क्लियर हदायत है, हमने 3-4 दिन में इसको क्लियर करना है। हमारी टीम्स मौजूद हैं, कल मिनिस्टर इंडस्ट्रीज को भी टास्क दे दिया गया है, वो कोऑर्डिनेटर सीएम साहब ने उनको बनाया है, और हमने भी अपनी टीम्स हर ADC और AC को के ज़िम्मे एक टीम बन लगाई है अपने इलाके के अंदर। वो डेली बेसिस पे जाके विजिट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर कूड़ा मौजूद है तस्वीरें अपलोड की जाती हैं और इमीडिएटली रिमूव करवाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम हालात बेहतर हो जाएंगे 3-4 दिन में। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया DC लाहौर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और 3 से 4 रोज आपने कहा कि न सिर्फ बैकलॉग कूड़े का लाहौर में खत्म हो जाएगा, बल्कि सिचुएशन कदरे बेहतर हो जाएगी। और ये जो डेडलाइंस हैं या जो डेट्स हैं, ये हमें बहुत से लोग देते रहे, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि आप हुकूमती नुमाइंदे नहीं हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो वी कैन नॉट टेक योर वर्ड फॉर इट। 4 रोज लगेंगे। मैंने देखा 4 दिन में कुछ बेहतर हुआ भी है लाहौर में, कुछ हालात बेहतर हुए भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही जो 15 दिन पहले सिचुएशन थी वो है। आइंदा चंद दिनों में जब ये बैकलॉग खत्म होगा, फिर नेक्स्ट जो टारगेट है, जैसे DC साहब ने कह दिया कि हम रोजाना का जो टारगेट है वो अचीव करने की कैपेसिटी में हैं, तो ये अच्छी बात है कि आइंदा से ये 5 दिनों बाद लाहौर में वो हालात नहीं होंगे जो गुज़िश्ता 2 हफ्ते में थे। इस उम्मीद के साथ हम जो है देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिन कैसे होंगे, लेकिन उम्मीद ही है। और ये उम्मीद हमने लगा ली है कि अब 3 से 4 रोज यानी कि मंडे को अब चेक करेंगे कि लाहौर की सिचुएशन कैसी है। और फिलहाल हमें ले लेते हैं एक ब्रेक और फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, परेशान नहीं होना। अभी अबूज़र मुझे बिल्कुल सामने कैमरे से पीछे आते हुए नज़र आ रहे हैं और वो अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो खबर डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोविड के हवाले से है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने आदादोशुमार जो जारी किए हैं गुज़श्ता 24 घंटों में, उसमें कोरोना से 55 अफराद जाँ बहक हुए और एक रोज़ में 2123 अफराद जो हैं उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और साथ ही साथ फाल केसेज यानी कि एक्टिव केसेज जो इस वक्त आइसोलेशन में हैं या क्वारंटीन में हैं, उनकी तादाद 33,102 है, जबकि 4,64,540 अब तक मुल्क में सेहतयाब हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 5,08,524 है। सिंध में 2,28,949, पंजाब में 1,40,5
525 और केपी में भी इसी तरह 62,018 केसेस हैं। और वहीं पर अगर दूसरे हवाले से हम बात करें तो एक्टिव केसेस भी बेहतर हो रहे हैं। एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, मतलब वो वैसे पॉजिटिव खबर है ये कि बेहतरी आ रही है। और जो हमारे यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो भी माशाल्लाह बेहतर हो रहा है। बिल्कुल, रिकवरी रेट बहुत बेहतर है। और मैं जैसे बोल रही थी कि अभी अब्यूज़र हमें 30 सेकंड्स में ज्वाइन कर रहे हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया और पूरे दादोशुमार आप तक पहुँचा दिए। इसी के साथ साथ कल वफाकी वज़ीर असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वैक्सीन के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है और ये भी बताया कि हुकूमत भागदौड़ कर रही है। ऑलरेडी ट्रायल्स तो चल रही हैं, लेकिन इस दूसरी लहर और पहली लहर में जो डिफरेंस है कि सेकेंड वेव इज़ मोर डेंजरस और ज़्यादा लोगों को हो रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा कि मज़ीद एहतियात करें। लेकिन वैक्सीन जब अवेलेबल होगी तो सबको लगवाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और फिर इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल रिसर्चेस भी आ रही हैं, जिसमें एक रिसर्च ने मेरी बड़ी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ ले ली, मबजूल करा ली, और मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये ज़रूर हम शेयर करें। और वो ये है कि अगर आपको एक दफ़ा कोविड हो गया है तो एक आम तासुर ये है कि शायद आपको दोबारा कोविड नहीं हो सकता। तो इसमें किस हद तक सदाकत है कि जो नई रिसर्च है कि अगर आपको एक दफ़ा कोविड हो गया तो आपको दोबारा भी हो सकता है। एंड ऑल्सो जो सिम्टम्स थे आपके कोविड के दौरान अबूज़र, वो 3 से 4 महीने तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं जी। और हमने ऐसे देखा भी है कि कुछ लोगों को केसेस दोबारा भी हुए और दोबारा से एक्टिव भी हुए, तो ये एक फैक्ट है। लेकिन ऐसे पहले सोचा जाता था शायद ये कम है रेशो, लेकिन ये इस बारे कहा जा रहा है कि यू नेवर नो क्या हो। तो माहिरीन से इस बारे भी इंकशाफ कर रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो वो भी अभी हमें श्योर नहीं है कि इसके असरात कितनी देर तक होंगे, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और आपके एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं तो वो कितनी देर तक रहते हैं, इस पर भी कोई अभी तक हतमिया नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इसमें सेफ अभी आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि सेकेंड वेव जो इस वक्त बताई जा रही है, इसने असद उमर ने भी कल कहा है कि सेकेंड वेव जो कि यूके में इस वक्त चल रही है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ज़्यादा लीगल केसेस आ रहे हैं सामने, बड़ी परेशान कौन सिचुएशन है। तो अगर थर्ड वेव भी आती है तो उसके लिए आप ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार रखें, SOPs की खिलाफ वर्जी ना करें, मास्क को ईजी ना लें कि मास्क उतार के आप रखते हैं कि जी मैं अब तो ठीक हो गया हूँ, ऐसे हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे VC UHS डॉक्टर जावेद अकरम, जो कि इस पूरे वैक्सीन ट्रायल को हेड भी कर रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम यहाँ से ही शुरू करेंगे, ये जो एक नई रिसर्च आई है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दिमाग में जन्म लेते हैं और फिर हम खुद ही जब गूगल डॉक्टर से या इधर उधर से आपके जवाब निकालना शुरू होते हैं तो रूमर्स और मिथ्स जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देती हैं। सो पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि अगर किसी को एक दफ़ा कोरोना हुआ है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उसको दोबारा भी हो सकता है? डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी भी है और ये ऐसे जिनको 3 दफा भी हो चुका है, तो इसलिए ये सोच कोई बड़ी चीज नहीं हो, एक दफा हो गया तो अब हम इम्यून हो गए। इम्यूनिटी जो कोरोना के बाद डेवलप होती है वो डिपेंड करता है कि आपको अगर सीवियर कोरोना हुआ है खुदा न खास्ता, फिर कुछ चंद माह इम्यूनिटी रहती है। अगर आपको माइल्ड ये हुआ है या एसिम्प्टोमेटिक नहीं है तो वो तो चंद हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको जिनको कोरोना से अल्लाह ताला ने सेहत अता की उनको ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। सबको ही होना चाहिए लेकिन उनको ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेकंड अटैक यूजुअली ज्यादा सीरियस होता है। तो इसलिए ये समझना मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेंसिबल चीज है। और ये मेरा ख्याल है साइंस ने कभी भी ये नहीं कहा कि कोरोना जिंदगी में सिर्फ एक दफा होगा। कोरोना दोबारा हो सकता है और किसी वक्त भी हो सकता है, इसलिए एहतियात की दामन नहीं छोड़ना चाहिए और कॉन्स्टेंटली आपको अपना ख्याल करना चाहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बताइएगा कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर आपको कोरोना हो गया है, आपकी इम्यूनिटी बन गई है, तो कुछ अरसे तक वो इम्यूनिटी रहती है। अब वो क्या अरसा वो डिटरमिन, इसका मतलब हम नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये नॉन स्टॉप कंटिन्यूस सिस्टम है कि आपने SOPs को इंश्योर करना है और यूं ही सिलसिला चलता रहेगा आइंदा चंद साल? देखें, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हम कब अपनी नियो नॉर्मल से नॉर्मल में जा सकेंगे, जो हमारी 1.5 साल पहले जिंदगी थी वो रिज्यूम कर सकेंगे, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम आपको 3 से 4 साल वेट करना पड़ेगा, डिस्पाइट कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
जब तक आप अपने मुल्क में और दुनिया में 75% आबादी को नहीं वैक्सीनेट कर देते और इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, ये लोकल ट्रांसमिशन नहीं रुकेगी। और जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप वेस्ट में जो अमीर ममालिक हैं वो कर भी लेते हैं अपनी 75% को, लेकिन ये ग्लोबल डिजीज है। कोई भी गरीब मुल्क से अमीर मुल्क में जाएगा रोजी के लिए, किसी काम के लिए भी, तो वो ले जाएगा साथ, फिर वहां पे आउटब्रेक हो सकेगी। इसलिए जो टारगेट होना चाहिए वो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हम इसको कहते हैं, बिकॉज जिस चीज से आपके 20-25 लाख लोग मर चुके हैं दुनिया में, तो ये तो डेफिनेटली थर्ड वर्ल्ड वॉर ही है और इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। और मेरा ख्याल में कि आइंदा जो भी अगर 1 मिलियन लोगों ने मरना है इंसानों ने, तो वो माइक्रोब से ज्यादा चांस है मरने का बैक्टीरिया या वायरस से, रादर देन एटम बम से या न्यूक्लियर बम से। तो हमें अपनी तरजीहात और लीडर्स को अपनी तरजीहात रिव्यू करनी चाहिए कि वो किस चीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपनी पब्लिक को बचाना है, उनकी जिंदगियां बचानी है, तो क्या बॉम्ब बचाएंगे या अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम और रिसर्च बचाएगी। बड़ी जबरदस्त बात की आपने और आई थिंक नाउ इज द टाइम कि उनको रिवाइज कर लेना चाहिए अपनी पॉलिसीज को और देख लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीन का जिक्र किया, जो इस वक्त जिस वैक्सीन को आप भी लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, और करीबन 18-19 हज़ार वॉलंटियर्स जो हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हैं, उसकी परसेंटेज रेशो क्या आ रही है कि वो अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो कितने % ये कहा जा रहा है कि आप वायरस से बच जाएंगे, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है? एंड ऑल्सो जो उसकी मिथ्स हैं, लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो एक ऐसा टीका है जो आपने लगवा लिया तो फिर जिंदगी में आप दोबारा पहले जैसे नहीं हो सकेंगे। इतनी बातें, इतनी चीजें सुनने को मिल रही हैं कि लिटरली हंसी आ रही होती है लोगों की सोच और समझ के ऊपर। तो जरा वो भी क्लियर कर दीजिएगा। देखें, ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम वैसे ही अनफॉर्चुनेटली डिसरिप्यूट का शिकार है। और आपको पता है कि हम पोलियो की वैक्सीनेशन पूरी तरह इफेक्टिवली नहीं कर सके और पाकिस्तान, अफगानिस्तान सिर्फ ममालिक ऐसे रह गए हैं जहां पोलियो के केसेस हो रहे हैं जी। और अनफॉर्चुनेटली जो भी यूएस ने किया, अमेरिका ने किया, मैं उसको कंडेम करता हूं कि उन्होंने वैक्सीनेटर्स को यूज किया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को यूज किया ओसामा बिन लादेन को डिटेक्ट करने के लिए। सही। और उससे लोगों को अवहाम पैदा हुआ है कि कोई डीएनए ऐसा चला जाता है, चिप, माइक्रोचिप चली जाती है कि कोई भी आपको ट्रैक एंड ट्रेस कर सकेगा। और कुछ लोग ये समझते हैं कि वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो जाएंगे, बच्चे नहीं पैदा हो सकेंगे, उनका डीएनए बदल दिया जाएगा, बहुत सारे। और ये अनफॉर्चुनेटली ये वो सोशल मीडिया ड्रिवन है और सोशल मीडिया को मेरा नहीं ख्याल कि हम कंट्रोल कर सकें और आइंदा भी कर सकेंगे, क्योंकि उसका कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया इज मोर अब्यूज्ड देन यूज्ड। उसको हम कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए तो बहुत कम यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टिव चीजों के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं समझता हूँ इस चीज को आपको चैनल 24 को और सिटी ग्रुप को और बाकी तमाम ग्रुप्स को एक जहाद के तौर पे लेना चाहिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर को, और इनको आपको लोगों में शऊर पैदा करना चाहिए और इसको डिस्पेल करना चाहिए स्ट्रांगली। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो जो लोग नहीं लगवाएंगे वैक्सीन वो तो एक खतरे में रहेंगे। खतरा रहेगा। डॉक्टर फिर जरा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, हम एरेडिकेट ये नहीं कर सकेंगे। स्पेसिफिकली ये क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन के हवाले से भी ये बात हो रही है, हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप वैक्सीन लगाएंगे, या जैसे आपने जिक्र किया कि उसमें कुछ स्पर्म्स कमजोर हो जाएंगे, कि रिप्रोडक्शन नहीं हो सकेगी। इज इट ट्रू? आपकी मेडिकल ओपिनियन, ऑथेंटिक स्टेटमेंट दे दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि हम इस क्लिप को वायरल करें और लोगों तक पहुंचाएं। जो भी असल सदाकत है ऑब्वियसली आप बताएंगे। देखिए, असल सदाकत ये है कि ये रिकम्बिनेंट वैक्सीन हैं ज्यादातर, और ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन नहीं है जिसका हम ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा। तो इसका तो तल्लक ही कोई नहीं है किसी चीज से। ये वही चीज है जैसे इंसुलिन है, आपकी ग्रोथ हार्मोन है, या एरिथ्रोपोइटीन है, बायोटेक्नोलॉजी की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। विच मीन्स कि हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग दे के किसी बैक्टीरिया को, वायरस को ये बनवा लेते हैं, तो दे आर एब्सोल्युटली सेफ।
जहां तक प्रेगनेंसी का तल्लक है, देखें प्रेगनेंसी में अभी हमने ट्रायल्स किए नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। साइंस ये कहती है कि जब तक प्रेगनेंसी में, क्योंकि 2 जिंदगियां इन्वॉल्व होती हैं और एक डेवलपिंग फीचर्स होता है, तो हमें बिल्कुल नहीं पता, इसलिए हम प्रेगनेंसी में बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहे। ठीक है। लेकिन ये गलत है तासर के इसको लगाने के बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल हो सकेंगे 100%। और ये भी गलत है कि मर्दों को लग गई तो वो मर्दाना कमजोरी हो जाएगी, ये भी एब्सोल्युटली लेकिन डॉक्टर साहब ये तो अपनी जगह पर है ना कि एक लॉन्ग टर्म आप इसका बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात हम कर रहे थे कि प्रिकॉशंस हैं कि 3 महीने तक आपने अवॉइड करना है या 3 महीने तक आपको कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं या कुछ ऐसा मामला है कंसीव ना करें, कुछ ऐसा मामला इसमें है हकीकत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें हम एडवाइस यही करते हैं कि आप बेहतर है, क्योंकि देखें हमें आप एविडेंस चाहिए हर चीज का। हम ऐसे जस्ट गेस वर्क तो नहीं कर सकते, हमने एविडेंस बेस्ड बात करनी है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं पता, जो भी नई दवाई आती है चाहे वो एक पैरासिटामोल रिलेटेड ही हो, उसको जब हमें पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी में या इमीडिएटली लेने के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या अभाम हो सकते हैं, तो हम सेफ्टी वाइज, ह्यूमन सेफ्टी वाइज ये कहते हैं कि ये एहतियात कर लें। लेकिन ऐसा कोई केस नहीं हुआ कि जिसको लगी है जब वो प्रेग्नेंट हुए हैं, तो कोई ऐसा आफ्टर 18,000 से ज्यादा तो हमारा अपना सैंपल साइज है पाकिस्तानी का, और एक भी ऐसा नहीं केस हुआ कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसकी प्रेगनेंसी खराब हुई या कुछ हुई। इसी तरह एविडेंस जब इकट्ठा होगा तो आई एम श्योर कि इट इज गोइंग टू बी सेफ इवन इन प्रेगनेंसी। मगर अभी हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि प्रेग्नेंट लेडीज या जो इंटेंडिंग टू प्रेग्नेंट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो लगाएं। ठीक है, इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हु आर ट्राइंग टू कंसीव उनको ऑन अ सेफर साइड मना किया जा रहा है। अदरवाइज अभी तक ऐसे कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि ये एक्चुअली उसको जो है वो रिस्क बना देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, जो लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उसमें अब जरा प्रोबेबिलिटी भी क्लियर कर दीजिएगा कि कितने % लोग जो हैं इससे इम्यून हो जाएंगे, कोरोना वायरस से बचाता कितना है, और एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और अगर एंटीबॉडीज नहीं बनती तो क्या उन लोगों को दोबारा से वैक्सीन करानी पड़ेगी? देखिए हम जो ट्रायल कर रहे हैं, जो अभी हमारे 2-3 और भी ट्रायल्स करने वाले हैं हम, तो ये सारे प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल हैं। इसका मतलब है कि जो 50% हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको एक्टिव वैक्सीन लगी है, 50% को स्टेराइल वाटर लग गया है। जी। तो जिनको तो स्टेराइल वाटर लगा है ऑब्वियसली उनकी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, और हमारा प्रोटोकॉल में हम ये टेस्ट ही नहीं कर रहे कि एंटीबॉडीज बनती हैं कि नहीं, लेकिन लोग, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, तो वो खुद करा लेते हैं। और हमारा इंप्रेशन वो खुद करा के हमसे रिपोर्ट शेयर करते हैं, वो फर्क एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज नहीं है जो आपको बीमारी के बाद बनती हैं। वो जो IgG बनती है आपकी बीमारी के बाद, वो वायरस के अगेंस्ट बनती है। ये समझने वाली चीज है कि ये वैक्सीन जो कैंसिनो की हम ट्रायल कर रहे हैं, ये एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज बनाती है, क्योंकि ये वायरस को डैमेज नहीं करती हमारी वैक्सीन। ये वायरस का जो अटैचमेंट सिस्टम है टू ह्यूमन बॉडी, वो जो कांटे हैं उसके ऊपर, उनको डैमेज करती है। और इसलिए वायरस अगर आप इनहेल कर भी जाते हैं सांस के जरिए, तो आपकी बॉडी को अटैच नहीं हो पाएगी, तो आपको नुकसान करने की अहलियत खो देगी। और इसमें अच्छी चीज ये है कि अगर वायरस आपकी म्यूटेट भी कर जाए, और कर भी रही है, हमें पता है B117 म्यूटेशन जो यूके की बात हो रही है, तो ये इवन उसमें भी लाइकली है कि ये इफेक्टिव रहेगी। इवन उस म्यूटेशन अगर खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान में पेंडेमिक आ भी जाती है, जो कि कराची में केसेस भी हुए हैं, तो ये इवन उस सूरत हाल में वेरिएंट में भी ये इफेक्टिव रहेगी। तो इसलिए उसके लिए हम एंटी-S एंटीबॉडीज चेक करते हैं, और जिनकी की गई है उनको एक्टिव वैक्सीन लग गई है, इंक्लूडिंग हमारे गवर्नर साहब, उनके फैमिली मेंबर, उनकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छी आई है। तो डॉक्टर साहब, हमारे प्रोटोकॉल का आपने कहा कि जो एंटीबॉडीज टेस्ट करने का तरीका है जो लोग करवा रहे हैं वो तो है ही नहीं इसके लिए रिकमेंडेड, तो जो आप चेक कर रहे हैं एंटीबॉडीज या बन रही हैं या नहीं बन रही है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं वैक्सीन लगाने के बाद काउंटर चेक करने के लिए जो प्रोसीजर बनाया है वो क्या है आपने जो बनाया? देखिए हमारी ये सिंगल डोज वैक्सीन है, ये पूरी जिंदगी में एक ही दफा लगानी है, ये फाइजर की तरह 2 डोजेज नहीं है या मॉडर्ना की तरह। और इसको आप जब लगा लेते हैं तो हम आपका ब्लड उस वक्त लगाने से पहले लेते हैं, और वो ब्लड हम भी चेक करते हैं, और वो ब्लड आपका डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा भी जाता है। ठीक है। और फिर 1 साल बाद हम चेक करेंगे आपका दोबारा
और हम वॉलंटियरिंग फीस भी देते हैं 3,000 रुपया इमीडिएटली और 5,000 रुपया एट द एंड ऑफ द ईयर। 1 ईयर के लिए हम आपको फॉलो करते हैं। आपको डेली फोन कॉल्स जाती हैं पता करने के लिए कि आप खैरियत से हैं, कोई इल्जामात। तो इट्स ए वेरी वेल डिजाइंड ट्रायल और वेरी वेल कंडक्टेड ट्रायल। इसके लिए पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी अप्रूवल्स हैं, लोकल भी और इंटरनेशनल अप्रूवल्स भी, और ये उसी स्टैंडर्ड पे ट्रायल हो रहा है। और इसमें जब आपकी बहुत सारे लोग अपना आउट ऑफ द ट्रायल खुद जाके एंटीबॉडीज करा लेते हैं और वो उनकी इनवेरिएबली अल्हम्दुलिल्लाह कट ऑफ हमारा 0.4 है, लेकिन उनकी 250 से अबव होती हैं, यानी 500 गुना ज्यादा होती हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स। पाकिस्तानीज ने 18,000 ने इनको टॉलरेट भी बहुत अच्छा किया वैक्सीन को, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन वॉलंटियर्स ने अपना टेस्ट कराया उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। डॉक्टर साहब जाते जाते बस एक चीज क्लियर कर दीजिएगा कि आपने आज तो एक जैसे ना बहुत बड़ा बोझ सर से उतार दिया पाकिस्तानियों के लिए कि बिल्कुल सेफ एंड साउंड वैक्सीन है ये, इट्स अ 1 डोज वैक्सीन। अब जाते जाते बस ये बता दीजिएगा कि जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या हॉस्पिटल्स में जाकर रिपोर्ट करना होगा, UHS आना होगा? इसका प्रोसीजर थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए, हमारा सिर्फ एक ही सेंटर है यही UHS में, सिटी कैंपस में, और क्योंकि क्वालिटी वाइज हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, और हमारी पूरी बिल्डिंग यहाँ है जहाँ पे हमारे एजेंट्स बैठे हैं, वहाँ पे आपने जस्ट चेक इन होना है और इट विल टेक हाफ एन आवर द होल प्रोसेस। और आपको टी-शर्ट मिलेगी, आपको एक मग मिलेगा एज ए सुवीनियर जिसमें लिखा हुआ है कि आप वॉलंटियर हैं, और क्योंकि हम आप सबकी सराहते हैं ये जो एटीट्यूड है पाकिस्तानीज का कि उन्होंने फ्रंट फुट पे आके खुद वॉलंटियर किया है, इंक्लूडिंग आर गवर्नर साहब एंड बहुत सारे हाई वेली प्लेस्ड ऑफिशियल्स ने। और एक अच्छी चीज है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक ट्रायल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, क्योंकि देखिए जब इसका खात्मा होना है इस बीमारी का, वो तो इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम से होना है। जितनी जल्दी हम ट्रायल्स करेंगे उतनी जल्दी हमें ट्रायल कंप्लीट होगा और वैक्सीन अवेलेबल होगी। वेरी ट्रू डॉक्टर साहब। एंड वो कप और टी-शर्ट मैं लेने आ रही हूँ, यानी कि हम भी वैक्सीन कराने आ रहे हैं, ताकि क्लियर हो जाए आवाम को भी कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली साइंस के ऊपर भरोसा करें, ना कि सोशल मीडिया रूमर्स के ऊपर और मिथ्स के ऊपर जो ऐसे बैठे बैठे आपके दिमाग में आती हैं और आप स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू डॉक्टर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जिस तरह से आपने बात की है लोगों तक उसका मैसेज पहुंचे, लोग इसको डाइजेस्ट करें और यकीन करें कि किसी भी वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और जाती हैं वो गलत होती हैं। इसी वजह से ये जो गलत बातों की वजह से आज तक उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मेंशन किया कि पोलियो में हम कामयाबी नहीं हासिल कर सके, क्योंकि ये सोच है बड़ी नेगेटिव। बिल्कुल, फिर क्या ख्याल है बुजुर्ग, लेने चलें कप? मैं कप और टी-शर्ट के लिए जाऊंगी, वैक्सीन तो लग ही जाएगी। एनीवेज, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे आपने उसको इम्प्रोवाइज़ करके सीखना होता है, मुश्किल घड़ी होती है, उससे आप बेहतर कर सकते हैं सिर्फ अगर आपकी कोशिश हो और आपकी सोच इस तरह से हो। तो यही हमने देखा है कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर लोग हैं, अगर उनको कोई मुश्किलात आती हैं तो वो इम्प्रोवाइज़ कैसे करते हैं, वो अपनी मुश्किलात खुद से इंस्पिरेशन लेकर कैसे पे बैक करते हैं सोसाइटी को। ऐसे ही एक वाक़या जिसमें अलीज़ा रेटिना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और आंखों की बीमारी में वो खुद मुब्तला थी। पाकिस्तानी डॉक्टर की मोहब्बत और इंसानी खिदमत में तब्दील हो गई। फिर वो पाकिस्तान के पहले रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुख्तार ने आंखों की बीमारी में मुब्तला एक दोशीज़ा से शादी कर ली, अलीज़े उनका नाम, और फिर इस शादी के 50 साल माशाल्लाह मुकम्मल हुए। और फिर बीवी के नाम पर उन्होंने नवाबशाह के करीब एक पूरा वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो बनाया, जिसमें मुस्तहिक अफराद का, जिनमें आंखों की बीमारी में वो मुब्तला अफराद का मुफ्त इलाज करते हैं। जदीद मशीनरी वहाँ पर मौजूद है, जदीद आलात मौजूद हैं, और सिंध के लोगों के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है ये। बिल्कुल, ये बड़ी ब्लेसिंग है और इंसानी खिदमत कर रहे हैं जी वो, और सिंध के आवाम के लिए ख़ासकर मियाँ बीवी की मोहब्बत को उन्होंने एक तो दिखाया दुनिया को कि किस तरह से ये अमर हो सकती है, फिर लोगों की किस तरह से खिदमत की जा सकती है। आंखों के इलाज के साथ साथ अद्वियात भी वो फराहम करते हैं, फिर किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं और क्या इनके इसके पीछे बैकग्राउंड था, किस तरह से सोच आई। डॉक्टर मुख्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे किस तरह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये जो 50 साल का एक वक्त था उन्होंने कैसे गुजारा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
Thank you so much डॉक्टर साहब for becoming part of our show and what you're doing is so good. आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते आंखों के इलाज के लिए, और अपनी बेगम को आपने 50 साल साथ जो गुजारा उसमें एक तोहफा भी दिया, तो ताजमहल ही नहीं बना करते। दुनिया में लोग अपनी हयात में ही अपनी बेगम के लिए बड़े बड़े काम किया करते हैं, तो आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। जी वो कहते हैं कि ऐजुदाबाद के तामीर ना हो वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बेहतरीन। डॉक्टर साहब अब बताइएगा जरा अपने इस सफर के बारे में, चूंकि 50 साल हो चुके, ये इनिशिएटिव, ये सोच आपकी जो वाइफ हैं उनको, उनके बाद आपकी ये सोच आई, या उससे पहले भी आप इस तरफ सोच रहे थे? जी सबसे पहले तो ये कि जब मैंने मैट्रिक पास किया तो उसके बाद जैसे हर बच्चा होता है उसको हवाई जहाज बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं जीडी पायलट बनना चाहता था, तो मैं सिलेक्ट भी हो गया, मगर जो फाइनल स्टेजेस में थी तो उस वक्त मुझे एक निमोनिया हो गया, तो मुझे वापस आना पड़ा। तो फिर जिस डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया तो मुझे वो उसकी खंदा पेशानी इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा मैं जिंदगी में डॉक्टर बनूंगा। तो बहरहाल 1964 में मैं डॉक्टर बन गया, और यहाँ पे उस वक्त बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, तो मैं जू तू करके एक लेबरर की शक्ल में यहाँ से चला गया इंग्लिस्तान। वहाँ जाके फिर मैंने पढ़ा भी, और पोस्ट ग्रेजुएट सारे कॉलेजेस लंदन, एडिनबरा, ग्लासगो, सारी यूनिवर्सिटी से मैंने फेलोशिप्स ली, और 1969 में मुझे वहाँ की नेशनैलिटी भी मिल गई। तो वहाँ पे जितने भी मराहल थे, जूनियर हाउस ऑफिसर से लेके कंसल्टेंट तक सारे तय किए, मगर कभी भी दिल में ये नहीं था कि वहाँ रुकना है, हमेशा यही था कि वापस अपने मुल्क में जाना है, और यहाँ पे जितना भी हो सके हमारी तरफ से इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ शिकायत करने से बेहतर नहीं है, काफ़ी नहीं है, आदमी को खुद से भी कुछ करना चाहिए, जो कुछ भी कर सके अपना हिस्सा डालना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि शिकवा ज़ुल्म शब से तो कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाए। जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं 65 में डबलिन में था, तो उस वक्त पाकिस्तान से कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आती थी, तो एक कॉन्फ्रेंस में एक खातून बाकी उस वक्त वो एक लड़की थी, उसकी मुलाकात हुई, तो पता चला कि वो रेटिना की मरीज हैं। तो मेरा वो आंखों का पहली मेरी मुलाजमत थी, तो जब से मुझे ये पता चला कि जब तक ये 30-40 साल की उम्र तक पहुंचेगी तो ये बिल्कुल अंधा हो जाएगी। तो मेरा इंटरेस्ट रेटिना की डिजीज़ में बढ़ने लगा, क्योंकि आई वाज मूव्ड कि ऐसी भी बीमारियां कि जिनमें इंसान को पता होता है कि आगे चल के क्या होने वाला, और फिर ज़िंदगी में कैसे उससे नबरदाज़मा होना है। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैं तो डबलिन में था, वो बेल्जियम से आई हुई थी वहाँ पे, तो एक तरह से हम एक किस्म के पेन फ्रेंड बन गए। तो मेरी जो हमदर्दी और एक तरह से ये समझ लें कि एक लगाव और भी उनसे बढ़ता गया। तो हम 2-3 साल तक खतोबदावत करते रहे। उसने मुझसे पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो? क्योंकि मैंने कहा पहले तो मैं आई स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, बस अब मैं रेटिना स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। तो बहरहाल उसके बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से जाके मेहनत करके सारे इम्तिहानात पास कर लिए। तो वो मुझे कहने लगी कि अब आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं वापस मुल्क जाऊंगा, क्योंकि मैं तो वहीं पे हमेशा अपनी खिदमत करना चाहता हूँ। तो कहती है कि मैं भी ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उससे कैपिटलिज्म से अब तक चुकी हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाके काम करूँ। तो मैंने कहा भाई आप तो वहाँ रहो लोग जाके। उसने एक सूटकेस उठाया और जल्दी वहाँ से अकेली यहाँ पे कराची से लेकर पेशावर तक बसेस में, ट्रेन्स में उसमें सफ़र किया, सिर्फ जानने के लिए कि ये हमारा मुल्क कैसा है। सही। तो वापस जाके उसने मुझे कहा कि भाई हाँ मैं वहाँ रह सकती हूँ। बिल्कुल सही। तो उसके बाद फिर उसके बाद वो जो मराहल तय होते हैं कि शादी हुई और
फिर शादी हुई, आपने इंस्पिरेशन भी ले ली उस डिजीज से और आपने सोचा, जब आपने अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर ली तो आपने सोचा एक ऐसी वेलफेयर बनाई जाए जिससे लोगों को फायदा हो। सर आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहब, लेकिन टाइम हमारे पास चूंकि लिमिटेड होता है तो मैं चाहूंगी कि लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप बता दीजिए कि ये जो फाउंडेशन है ये कौन कौन सी बीमारी का इलाज करती है, क्या बिल्कुल मुफ्त करती है, क्योंकि आंखों का इलाज जब थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए आगे तो वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है और एक मेजर पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जो अफोर्ड नहीं कर पाती है। जी देखिए, ये रेटिना जो है आंख के अंदर का पर्दा जिसको पर्दा बसारत कहते हैं जी, तो इस वहां तक रोशनी पहुंचने के लिए सबसे पहले इसको कार्निया, सामने की जो कर्निया है जिसको कहते हैं, उससे गुजरना पड़ता है। फिर लेंस जो है आंख का उसके अंदर से गुजरना पड़ता है, फिर आगे उसके एक जेली होती है उसके अंदर से गुजरना पड़ता है, फिर जाके रेटिना पे जाके तस्वीर बनती है और आगे ज़हन को जाती है। तो जब तक रेटिना का काम न करता हो तो बाकी सारी आंख आपकी बिल्कुल सही हो तो आपको नजर नहीं आ सकता। तो लिहाजा जब हम कहते हैं कि हम रेटिना की डिजीज को हमने टैकल करना, तो उसके साथ साथ हमें वो सारी बीमारियां जो कि वहां तक रोशनी के पहुंचाने को बंद करती हैं, मसलन कार्निया है, कैटरेक्ट है और फिर ग्लाकोमा है और आंख की जेली की बीमारियां हैं, तो ये सारी बीमारियां जो हैं उनका हम इलाज करते हैं जो कि इंसान को अंधा कर सकें। ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ी रेंज जो है वो हेरेडिटरी और मौरूसी बीमारियों की है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लोज मैरिजेस होती हैं, फैमिलीज में बहुत सारी फैमिलीज हैं जिसमें कि ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसको रात आंख के अंधेरे की बात करते हैं, मैकुलर डिजनरेशन, जबरदस्त डॉक्टर साहब, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त है, अद्वियात से लेकर खाना, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट भी फराहम किया जाता है अगर उनके पास ट्रांसपोर्ट ना हो। बहुत ही जबरदस्त काबिश है डॉक्टर साहब, आपका ये मोहब्बत का तो ताजमहल है, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद भी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद, और इसी के साथ नाज़रीन आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह अब कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।